स्वागत है मैडम खुशी यूट्यूब चैनल पर। अब हम सुनते हैं भाग्य पर आधारित शानदार कहानी। शनाया, अगर ये तुम्हारे साथ जरा भी बुरा बर्ताव करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए इंसाफ लूंगी। और वैभव, मुझसे बात करने का लहजा बदलो। अगर तुम मुझे इज्जत नहीं दोगे तो इसका मतलब है कि तुम शनाया के परिवार का सम्मान नहीं करते, और इसका एक ही मतलब होगा, तुम्हारा प्यार उतना गहरा नहीं है जितना तुम दिखाते हो। वैभव के पास कोई जवाब नहीं बचा। उसका मन हुआ जोर से कुछ कह दे। मित्तल परिवार के लोग सब एक जैसे हैं। करणवीर भी ऐसा ही था। अनिका आत्मसंतोष भरी मुस्कान के साथ वहां से चली गई, जैसे कोई जंग जीत कर लौट रही हो। वैभव ने झुंझलाकर कहा, शनाया, मैं तुम्हारे परिवार का सम्मान करता हूं। अनिका जानबूझकर हमारे बीच गलतफहमी पैदा कर रही है। वह चाहती है कि हम अलग हो जाएं। शनाया ने उसे देखा। नजर में थकान थी पर आवाज में साफ कोई। मेरे आने से पहले अनिका ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा था, लेकिन एक भी बात हमें अलग करने के लिए नहीं थी। तुम हर किसी को अपने पैमाने से मत तौला करो। अगर तुम उसे फिर से गलत समझोगे तो चोट सिर्फ तुम्हें ही लगेगी। अनिका सच में बहुत अच्छी लड़की है। यह कहकर उसने वैभव के हाथ से दवाइयों का थैला लिया। उसके पास से गुजरते हुए आगे बढ़ गई। वैभव के सीने में कुछ टूट सा गया। वो चुपचाप उसके पीछे अस्पताल से बाहर आ गया। गेट पर जतिन और बाकी लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने दोनों को देखा, आदर से शनाया का अभिवादन किया। शनाया रुकी नहीं, बस हल्के से सिर झुकाया और आगे बढ़ गई। जब उसने वैभव की कार की ओर जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया तो वैभव का चेहरा बुझ गया। उसने जतिन से कहा, मिसेस को घर छोड़ दो, मैं ऑफिस लौट रहा हूँ। जी सर, जतिन ने समझदारी से जवाब दिया। वह जानता था कि दोनों के बीच सब ठीक नहीं है, इसलिए कोई अतिरिक्त बात नहीं की। वह जल्दी से कार में बैठा और शनाया के पीछे निकल पड़ा। दूर से वैभव ने देखा शनाया आखिरकार कार में बैठ गई। उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। कम से कम मेरी व्यवस्था तो उसने टुकराई नहीं। ऑफिस लौटते ही वैभव ने चंदन को आदेश दिया कि सारे जरूरी दस्तावेज उसके ऑफिस में भिजवा दिए जाएं। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। जगन बख्शी और कबीर तक को लौटा दिया गया। उधर शनाया वापस अपनी किताबों की दुकान पहुंची। हाथ में चोट होने के कारण वह अब कोई क्राफ्ट नहीं बना सकती थी। वह काउंटर पर बैठी एक पेन हाथ में लिए कागज पर यूं ही कुछ लिखती रही, बिना किसी मतलब के। तभी जैस्मीन बाहर से आई। उसके हाथ में कटे हुए खरबूजे की प्लेट थी। उसने प्लेट शनाया के सामने रखी। पास बैठते हुए उसे कांटा पकड़ा दिया। सब कुछ अपने अंदर मत रखो, उसने नरमी से कहा। मुझसे बात कर सकती हो? शनाया ने गहरी सांस ली। किताबों की दुकान और ऑनलाइन स्टोर के अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ? कौन सा ऐसा काम है जिससे जल्दी अच्छा पैसा कमाया जा सके? जैस्मीन हंस पड़ी। अगर ऐसा ही है तो लॉटरी टिकट खरीद लो, क्या पता 2-4 मिलियन जीत जाओ। शनाया ने सिर हिला दिया। छोड़ो, मेरी किस्मत इतनी मेहरबान कभी रही ही नहीं। पैसा तो इंसान को खुद कमाना पड़ता है। शायद इसी वजह से मैं हमेशा खाली जेब ही रही हूँ। उसकी हंसी हल्की थी। तभी जैस्मीन ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम अचानक पैसे कमाने के बारे में क्यों सोच रही हो? क्या पैसों की कमी हो गई है? शनाया शाह ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मेरे अकाउंट में कुछ लाख रुपए हैं। न तो मैं गरीब हूं, नहीं अमीर, लेकिन अनिका ने मुझसे बहुत कुछ कहा और अब मुझे वैभव और मेरे बीच के फर्क के बारे में सोचना पड़ रहा है। जैस्मीन ने धीरे से पूछा, तो क्या तुम अब उससे नाराज नहीं हो? शनाया ने एक लंबी सांस ली। नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है मेरा भविष्य। मुझे सोचना होगा कि उसके साथ मेरी जिंदगी कैसी होगी। उसकी आवाज में थकान थी। मैं तो बस एक साधारण आदमी से शादी करना चाहती थी। पता नहीं कैसे इतनी गहरी खाई में गिर गई। अब बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखता। अनिका कह रही थी कि अगर मैं तलाक के लिए भी अर्जी दूं तो वैभव की मर्जी के बिना मैं निकल नहीं पाऊंगी। जैस्मीन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। शनाया ने कड़वाहट के साथ जोड़ा, अगर मैंने तलाक की हिम्मत की तो वह मुझे जिंदगी भर घर में कैद करके रख सकता है। बस करो, जैस्मीन ने तुरंत टोका। ऐसी बातें मत कहा करो, तुम और परेशान हो जाओगी। शनाया ने खरबूजे का एक टुकड़ा मुंह में रखा और हल्की सी मुस्कान आई। ये खरबूजा बहुत मीठा है, होना ही था। जैस्मीन हंस पड़ी। खुद चुनकर लाई हूं। सच कहूं तो हमें डर था कि सच जानने के बाद अनिका तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, लेकिन जैसा उसने रिएक्ट किया, वो अब भी समझदार है। गुस्सा है लेकिन तुम्हें दोष नहीं दे रही। अगर किसी को दोष देना भी हो, जैस्मीन ने गंभीर होकर कहा, तो वो इस बात को लेकर होना चाहिए कि वैभव और अनिका की किस्मत साथ नहीं थी। वैभव ने कभी उससे प्यार का वादा नहीं किया। उसे पसंद करने का हक अनिका को था और वैभव को मना करने का भी। तुम बस अपनी और वैभव की सच्चाई पर ध्यान दो, बाकी किसी चीज के बारे में मत सोचो। शनाया ने कांटा प्लेट में रख दिया। मुझे अकेले सोचने दो प्लीज। हर कोई उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अब और कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। जैस्मीन ने उसकी हालत समझते हुए कहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ हूं। वैसे और नहीं खाओगी? नहीं, शनाया ने धीरे से कहा। भूख नहीं है। जैस्मीन ने जोर नहीं दिया। प्यार में चोट खाए लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ ज्यादा खाने लगते हैं और कुछ खाना पीना ही छोड़ देते हैं। धीरे धीरे बाहर अंधेरा गिरने लगा। तभी दुकान के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ ही पल में माया दादी और तानिया अंदर आ गई। माया दादी, जैस्मीन ने झिझकते हुए अभिवादन किया। उसने तानिया को पहली बार देखा था। शनाया तुरंत खड़ी हो गई। दादी, मम्मी, आप यहाँ कैसे? अब जैस्मीन समझ गई थी कि माया दादी के साथ खड़ी महिला वैभव की माँ और उसकी सास तानिया थी। हम माफी मांगने आए हैं, माया दादी ने सीधा कहा। शनाया, सबसे पहले झूठ मैंने बोला था। अगर किसी पर गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो। रुको, ये हाथ क्या हुआ? माया दादी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में सच में पछतावा था। कैंची से कट गया था। शनाया ने सहज स्वर में कहा, कुछ ज्यादा नहीं है। उसने दोनों को बैठने का इशारा किया। जैस्मीन ने पानी दिया और चुपचाप पीछे हट गई। माया दादी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने एहसान और जिद के चलते वैभव पर शादी का दबाव डाला था। बात खत्म करते हुए उनकी आवाज भारी हो गई। शनाया, वैभव ने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैंने उसे उकसाया। अगर किसी को दोष देना है तो मुझे देना, मुझे बस यही कहना था। अब हम चलते हैं। शनाया उन्हें छोड़ने के लिए खड़ी हुई। माया दादी और तानिया ने मना किया, लेकिन उसने जिद की। बाहर तक छोड़कर आने के बाद उसने वहीं खड़े खड़े वैभव को फोन लगाया। पहली ही रिंग में कॉल उठ गया। वैभव, उसने शांत आवाज में कहा, ऑफिस के बाद मुझे लेने आ जाना, हमें घर पर बात करनी है। उस पार वैभव का दिल जोर से धड़क उठा। हथेलियां पसीने से भर गईं। फिर भी उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। एक छोटा सा वाक्य, लेकिन दोनों जानते थे कि उस रात होने वाली बातचीत उनकी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। वैभव राणा को फोन करने के बाद शनाया शाह ने अपनी बहन लक्ष्मी को बताया कि वह शाम को स्प्रिंगफील्ड वापस जा रही है वैभव से खुलकर बात करने के लिए, और फिर रात को किराए के फ्लैट लौट आएगी। लक्ष्मी ने बिना किसी हिचक के कहा, ठीक है,
चाहे जितनी देर हो जाए कोई बात नहीं, मैं दरवाजा खुला छोड़ दूंगी। कॉल खत्म करने के बाद भी शनाया सीधे दुकान नहीं लौटी। वह स्कूल के सामने बहती नदी के किनारे अकेले टहलने लगी। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। हर सांस के साथ उसका मन थोड़ा शांत होता जा रहा था। असल समस्या यह नहीं थी कि वह गुस्से में थी या नहीं, असल समस्या थी उस और वैभव के बीच का फासला। चलते चलते उसे एहसास हुआ कि वह काफी आगे आ चुकी है। वह रुकी और पलटकर वापस देखने लगी। तभी उसने देखा थोड़ी दूरी पर जैस्मीन चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। शनाया ठटकी, फिर अपनी दोस्त की ओर बढ़ी। मैं संभल जाऊंगी, उसने धीमे से कहा। जैस्मीन मुस्कुराई। मुझे पता है, मैं बस इसलिए पीछे आई थी कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो। शनाया ने उसे देखा और अचानक उसे गले लगा लिया। जैस्मीन, मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूं कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। जैस्मीन ने भी उसे थाम लिया और मैं भी। उसने शनाया की पीठ थपथपाई और फिर दोनों साथ साथ चलने लगी। चलो कुछ खाने के लिए वापस चले, जैस्मीन ने पूछा। मैंने वैभव से कहा है कि वह मुझे लेने आए, शनाया ने जवाब दिया। जैस्मीन ने उसे गौर से देखा। वो तो क्या तुमने उसे माफ कर दिया? शनाया ने सिर हिलाया। मैं उससे नाराज हूं लेकिन नफरत नहीं करती। अभी सबसे जरूरी है कि हम अपने बीच के फर्क पर बात करें। मैं उससे ईमानदारी से बात करना चाहती हूँ। जैस्मीन ने हामी भरी। हाँ, बात करना जरूरी है, बिना बातचीत के कोई रिश्ता नहीं टिकता। शनाया ने भी सिर हिला दिया। कुछ ही देर में वैभव आ पहुंचा और उसके साथ था जगन बख्शी भी था। वह जैस्मीन को डिनर पर बुलाने आया था। दोनों खड़े खड़े देखते रहे जब तक शनाया वैभव की गाड़ी में बैठकर चली नहीं गई। गाड़ी ओंझल होते ही जगन ने जैस्मीन की कोहनी से हल्का सा धक्का दिया। तो सुलह हो गई क्या? वैभव तो ऑफिस से ऐसे निकला था जैसे लॉटरी लग गई हो। वो तो जैसे हवा में उड़ रहा था। जैस्मीन हंसती। लॉटरी की रकम उसकी सेविंग्स के सामने कुछ भी नहीं। खुश होने की वजह बस इतनी है कि शनाया अब उससे बात करने को तैयार है। सुलह इतनी जल्दी नहीं होगी, पहले मसला हल करना पड़ेगा। उसने गंभीर होकर जोड़ा। और जैसा मैंने कहा, शनाया समस्याओं से भागने वाली नहीं है, उसे बस थोड़ा वक्त चाहिए। जगन ने तुरंत तारीफ कर दी। हाँ हाँ, आप तो सबसे खूबसूरत लेडी हैं जो कहती हैं, बिल्कुल सही कहती हैं। जैस्मीन ने आंखें तरेड़ दी। ये तारीफ कम, तंज ज्यादा लग रहा है। और मैं भला आपके सामने अपनी खूबसूरती की बात कैसे कर सकती हूँ? गलती हो गई। जगन हंसा। चलो मैं तुम्हें इटालियन खिलाने ले चलता हूँ। तभी जैस्मीन बोली, दिवांश को भी कॉल करो। जगन का चेहरा उतर गया। ठीक है। मन ही मन उसने सोचा, साला पहले जीजा बनने की कोशिश की, अब तीसरा पहिया बन गया। उधर स्प्रिंगफील्ड पहुंचते ही वैभव बोला, तुम पहले टीवी देख लो शनाया, मैं खाना बनाता हूँ। उसने कोट उतारा, सीधे किचन में गया और एप्रन पहन लिया। खाने के बाद बात करेंगे। शनाया के फोन के बाद वैभव ने गायत्री शर्मा को कॉल करके सामान भिजवाने को कहा था, लेकिन खाना वह खुद ही बनाना चाहता था। शनाया चुपचाप बालकनी में चली गई और पौधों को पानी देने लगी। अचानक वैभव घबराकर बाहर आया। शनाया, ध्यान रखना, पानी हाथ पर मत लगने देना, इन्फेक्शन हो सकता है। उसकी आवाज में डर था और आंखों में वही पुरानी चिंता। शनाया कुछ नहीं बोली, बस उसने दाहिने हाथ में पानी का कैन थामा हुआ था। उसने जानबूझकर उसे थोड़ा ऊपर उठाया और मुड़कर वैभव राणा की ओर देखा, जैसे बिना कहे यह जताना चाहती हो कि वह दाहिने हाथ से काम कर रही है। उसका बायां हाथ घायल था, एक ही हाथ से सब करना थका देता है। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने गायत्री शर्मा को पहले ही कह दिया है कि वो इन फूलों का ध्यान रखें, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैभव ने उसके हाथ से पानी का कैन लगभग झपटते हुए ले लिया। बस अब नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। वह उसका हाथ थामकर उसे बगीचे के कोने में रखी झूला कुर्सी तक ले गया और हल्के से उसे बैठा दिया। ये तुम्हारी पसंदीदा जगह है। कुर्सी को हल्का सा झुलाते हुए वो बोला, थोड़ा आराम करो, मैं अंदर से तुम्हारे लिए जैकेट ले आता हूँ। मुझे ठंड नहीं लग रही, शनाया ने एतराज किया, लेकिन वैभव मानो सुन ही नहीं रहा था। वह अंदर गया और कुछ ही पलों में एक जैकेट लेकर लौटा। उसने उसे पहनाने की कोशिश की, लेकिन शनाया ने मना कर दिया। तब उसने बिना जिद किए जैकेट को उसके पैरों पर डाल दिया, बस इतना कि उसे सुकून मिले। अब मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, उसने जाते जाते कहा। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज देना और प्लीज पानी को मत छूना। शनाया कुछ देर झूले पर बैठी रही। हवा हल्की थी लेकिन मन भारी। फिर वह उठी और चुपचाप घर के अंदर चली आई। किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर उसने वैभव को खाना बनाते देखा। उसके हाथों की फुर्ती, हर चीज में सावधानी, सब कुछ जाना पहचाना सा था। उसकी आंखों के सामने बीते दिनों की तस्वीरें तैरने लगीं। हाँ, उसने अपनी पहचान उससे छुपाई थी, पर रोजमर्रा की जिंदगी में उसने कभी लापरवाही नहीं की। शनाया ने नजरें फेर ली। वह आकर सोफे पर बैठ गई और टीवी चला दिया, लेकिन स्क्रीन पर चल रहा कार्यक्रम उसकी आंखों तक ही सीमित रहा। मन कहीं और भटकता रहा। बीच बीच में वैभव किचन से झांक कर देख लेता, क्या वह ठीक है? क्या वह अभी भी वहीं बैठी है? उसका दिल अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। वह नहीं जानता था कि शनाया उससे क्या बात करना चाहती है, और उससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि वह क्या फैसला सुनाने वाली है। मन ही मन वह खुद पर हंस पड़ा। जो आदमी मीटिंग रूम में पूरे राणा ग्रुप को शांत नजर से देख सकता था, वही आज एक औरत के सामने पूरी तरह असहाय था। शनाया शाह। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद खाना तैयार हुआ। 3 सब्जियां और 1 सूप, हर एक वही जो शनाया को पसंद था। वैभव ने खुद सूप परोसा, उसकी प्लेट सजाई और उसे आगे बढ़ाया। उसे देखते हुए शनाया ने धीमे से कहा, वैभव मुझे इतना मत बिगाड़ो। वह मुस्कुराया, बेवकूफी मत करो, तुम मेरी पत्नी हो। अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? शनाया की आवाज में हल्की सी कंपी थी। डर लगता है कहीं मैं तुम्हें निराश न कर दूं। कोई बात नहीं, उसने बिना रुके कहा। उम्मीद हो या निराशा, मैं दोनों झेल सकता हूं, बस तुम तलाक की बात मत करना और मुझे छोड़कर मत जाना। उसने एक गहरी सांस ली। तुम जितने दिन भी अपनी दीदी के घर रहना चाहो, मैं इंतजार करूंगा। बस इतना याद रखना कि यहां तुम्हारा पति तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा है। शनाया ने चुपचाप उसकी प्लेट में खाना डाला। पहले तुम खाओ। वैभव एक पल के लिए बाहर आया। मैं संभाल लूंगा जान, तुम्हारा हाथ जख्मी है, देखभाल तो मुझे करनी चाहिए। बायां हाथ जख्मी है, उसने शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा। दाहिना हाथ अभी भी काम करता है, खाओ। तुम तब से लगातार व्यस्त हो, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। कहते कहते उसने उसकी प्लेट में और सब्जी डाल दी। वैभव का दिल और ज्यादा घबरा गया। वह जितना उसका ख्याल रख रही थी, उतना ही वह डर रहा था। खाने के बाद वैभव ने बर्तन धोए, जानबूझकर धीरे धीरे, जैसे समय को खींच रहा हो। करीब 1 घंटे बाद वह आकर शनाया के सामने बैठ गया। उसका हाव भाव बिल्कुल किसी छात्र जैसा था जो परीक्षा के नतीजे का इंतजार कर रहा हो। अब अपना फैसला सुना दो शनाया, उसने गंभीरता से कहा। मैं तैयार हूं। वह चौंक गई। मैं बस बात करना चाहती हूं, उसने कहा। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हें फांसी की सजा सुना दूंगी। वैभव ने उसकी आंखों में सीधे देखा, नजरें हटाए बिना।
मेरे लिए उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा। यह पल बिल्कुल वैसा ही है। आखिर क्या फैसला सुनाएगी शनाया? जानने के लिए बने रहे। वैभव की बातें सुन शनाया शाह ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में अब भी कसक थी, लेकिन तीखापन पहले जैसा नहीं रहा। जब मुझे उस हवेली में पहली बार पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बुलाया तो मैं सच में टूट गई थी। मैं उसी वक्त तुमसे हिसाब मांगना चाहती थी, लेकिन उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। लेकिन फिलहाल उस बात को अलग रखते हैं। खैर, जरा खुद को देखो। तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे बालों में जान अटकी हो। मैं अब भी नाराज हूं, अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई हूं, और फिर भी हर कोई तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, तुम्हारा बचाव कर रहा है। उसकी आंखों में हल्की सी पीड़ा झलकी। यहां तक कि मेरी सबसे करीबी दोस्त भी, जो आमतौर पर हर हाल में मेरा साथ देती है, आज तुम्हारे लिए बोल रही है। वैभव राणा का सिर झुक गया। उसके स्वर में पछतावे का भार साफ झलक रहा था। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है शनाया, ये मेरी ही गलती है। मुझे इतने लंबे समय तक यह बात तुमसे नहीं छुपानी चाहिए थी, और सबसे बड़ी भूल यह रही कि मैं खुद तुमसे सच नहीं कह पाया। वह पल भर रुका, फिर बोला, असल में मैंने हमेशा सोचा था कि तुम्हें बता दूं, और इसके लिए रविंद्र और उसके भाई भुवन ने मुझे बढ़ाया था। अगर उस वक्त रविंद्र वहां होता तो शायद कहता। सलाह लेने मेरे पास तुम ही आए थे। कमरे में कुछ क्षणों की खामोशी छा गई। फिर शनाया ने बेहद शांत स्वर में कहा, आखिरकार बात यहीं आकर रुकती है वैभव, कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा नहीं करते थे। वैभव ने बिना टालमटोल किए स्वीकार किया। हाँ शनाया, पहले मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पाया था। मैं हर समय सतर्क रहता था। मुझे लगा था कि तुम मेरे पैसों के पीछे हो, लेकिन अब उसने उसकी ओर देखा। अब मुझे तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी सच्चाई पर पूरा विश्वास है। शनाया ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में असमंजस और दृढ़ता दोनों साथ थे। कुछ देर बाद उसने पूछा, वैभव, क्या हम एक और कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कर सकते हैं? वैभव कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह आगे बोल पड़ी। जब मुझे तुम्हारी असली पहचान पता चली तो मैं गुस्से में थी, लेकिन अब वह गुस्सा कम हो गया है। अब मुझे जिस बात पर ज्यादा सोचने की जरूरत है वह है हमारे बीच का अंतर। उसने शब्दों को तौलते हुए कहा, तुम राणा परिवार के सबसे बड़े वारिस हो, अरबों की संपत्ति में जन्मे हो, और मैं। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। मैं एक साधारण औरत हूं जिसके माता पिता नहीं है, रिश्तेदार नाम के हैं, लेकिन ज्यादातर बोझ। न मेरे पास कोई बड़ी काबिलियत है, न कोई हैसियत। हर तरह से मैं तुम्हारे लिए बेमेल हूं शनाया। वैभव ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज में कठोरता नहीं बल्कि दृढ़ता थी। तुम चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आई हो, मैंने तुम्हें कभी नीचे नहीं समझा। यह मेरा फैसला है। अगर मुझे लगता है कि तुम मेरे बराबर हो तो तुम हो। खुद को इस तरह कम मत आंको। मैं खुद को कम नहीं आंक रही, उसने सीधा जवाब दिया। मैं सिर्फ सच्चाई कह रही हूं। वह सच में ऐसी नहीं थी जो आत्मदया में डूब जाए। वैभव ने आगे बढ़कर कहा, मुझे तुमसे किसी खास हुनर की जरूरत नहीं है। इतना काफी है कि मैं सक्षम हूं। परिवार चलाने की जिम्मेदारी मैं उठा सकता हूं, और उठा भी रहा हूं। आज तुम्हारी और कल हमारे बच्चों की। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। मेरी आमदनी इतनी है कि अगर हमारे बच्चों की पूरी एक फुटबॉल टीम भी हो जाए तब भी मैं सबको आराम से पाल सकता हूं। तुम खुद पर दबाव मत डालो, उसने नरमी से कहा। मुझे तुम्हारी कमाने की जरूरत नहीं है। जैसे सब चल रहा है मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूं। वैभव राणा के पास इतना धन था कि वह कई पीढ़ियों को संभाल सकता था। उसे न तो शनाया से कोई योगदान चाहिए था, न कोई समझौता, बस उसका साथ। शायद तुम यह नहीं जानती, वह बोला, हमारे परिवार में हर सदस्य को फैमिली ट्रस्ट से हर महीने अलाउंस मिलता है। राणा परिवार की बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारा हिस्सा हर महीने 1 करोड़ से ऊपर का है, और यह तो सिर्फ फैमिली फंड से है। उसने सहजता से छोड़ा। इसके अलावा मैं तुम्हें अलग से खर्च के पैसे दे सकता हूं। दादी और मम्मी भी जरूर देंगी। पैसों को लेकर तुम्हें जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहते कहते उसने अपना बटुआ निकाला। एक काला कार्ड बाहर निकालकर उसने शनाया के सामने रख दिया। इस घर में तुम्हारा राज चलेगा, उसने गंभीरता से कहा। तुम जो कहो वही नियम है। ये मेरा ब्लैक कार्ड है, लेकिन अब यह तुम्हारा है। जैसे चाहो, जहां चाहो इस्तेमाल करो। संक्षेप में, जब तक मैं हूं तुम्हें कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शनाया की नजर एक पल के लिए उस काले कार्ड पर गई, फिर वह उसकी आंखों में देखती रह गई। क्या उसे सच में लगता था कि उसकी चिंता पैसे को लेकर है? उसने गहरी सांस ली और पूछा, वैभव, अगर यह शादी आगे चलनी है तो तुम मुझे क्या बनाना चाहते हो? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन सवाल बहुत गहरा। एक पिंजरे में बंद चिड़िया, या फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे बराबर चलने वाली इंसान? वैभव राणा उसे बिना पलक झपकाए देखता रह गया। इस बार उसके पास तुरंत कोई जवाब नहीं था। शनाया शाह की आवाज इस बार शांत थी, लेकिन उस शांति के नीचे वर्षों की असुरक्षा और डर की परतें छुपी थीं। मैं बस इतना कह रही हूं कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, उसने धीरे धीरे कहा। मैं देखना चाहती हूं कि क्या मैं तुम्हारी दुनिया में खुद को ढल सकती हूं। अगर मैं नहीं ढल पाई तो न मैं खुद को जबरदस्ती बदलूंगी, और न ही तुम मुझ पर कोई दबाव डालना, क्योंकि अनबैलेंस्ड रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं टिकते। उसने पल भर रुककर वैभव की आंखों में देखा। अभी तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है, उसने सच्चाई से कहा। इसलिए इस वक्त तुम्हारी भावनाएं बहुत तीव्र हैं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हर हाल में स्वीकार कर लोगे, मेरी हैसियत के बावजूद। लेकिन समय के साथ उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। शायद तुम्हें एहसास हो कि मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूं। हमारे बीच कोई समानता नहीं है। मैं फाइनेंस, शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट जैसी बातों को नहीं समझती। अगर तुम मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर ले जाओगे तो वहां की औरतें आसानी से तुम सबसे बातचीत कर लेंगी, और मैं। उसके होंठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। मैं क्या कहूंगी? मौसम की बात करूं, या पूछूं कि तुमने लंच में क्या खाया? धीरे धीरे उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम मुझे एक निराशा की तरह देखने लगोगे। तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे दोस्तों की पत्नियों जैसी सक्षम नहीं हूं। वे तुम्हारी ही सामाजिक हैसियत की हैं, इसलिए तुमसे आसानी से जुड़ पाती हैं। तुम कहोगे कि तुम्हारे रहते कोई मेरा अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने गहरी सांस ली, लेकिन मेरे अंदर फिर भी हीनता बनी रहेगी। मैं सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया नहीं बनना चाहती, जिसे बस कपड़े पहनाए जाए और खाना दिया जाए। मैं वह औरत बनना चाहती हूं जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे बराबर चल सके। उसकी आंखों में नमी चमकने लगी। लेकिन तुम्हारी शुरुआत मुझसे इतनी ऊंची है, उसने स्वीकार किया, कि मैं तुम्हारी रफ्तार से चल ही नहीं पाती। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। कम से कम मुझे कोशिश करने का मौका तो दो। वैभव राणा का चेहरा सख्त हो गया। तुम दूसरों की राय की इतनी परवाह क्यों करती हो? उसने भारी स्वर में कहा। मैंने तुमसे साफ कहा है कि मैं तुम्हें संभाल सकता हूं, पूरा परिवार चला सकता हूं। तुम्हें बस जैसा चल रहा है वैसा चलने देना है।
लोगों की बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वे लोग बस जलते हैं, उसने आगे कहा, क्योंकि तुम राणा परिवार की बहू बनने वाली हो। मेरी पत्नी, मेरे दोस्त तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाएंगे। जब हम मिलेंगे तो मैं पहले ही उन्हें कह दूंगा कि वे उन विषयों पर बात ना करें जिन्हें तुम नहीं जानती। उसने जैसे सब कुछ तय कर लिया हो। हम रोजमर्रा की बातें करेंगे, कहाँ गए, क्या खाया, कहाँ घूमे, ये सब मैं संभाल लूंगा। फिर उसकी आवाज कुछ नरम हुई। शनाया, मैं समझता हूं कि तुम्हारी बहन लक्ष्मी की नाकाम शादी ने तुम्हें गहराई से प्रभावित किया है। तुम डरती हो कि कहीं मैं भी शुभम जैसा ना निकलूं, है ना? उसने तुरंत कहा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूं, भविष्य में अगर तुम्हारा वजन भी बढ़ गया तब भी मैं तुम्हें कम नहीं चाहूंगा। मैं तुम्हें जैसी हो वैसा ही प्यार करता हूं, तुम्हारी खूबियां भी और कमियां भी। फिर उसने संदेह से पूछा, वैसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहती हो? अगर तुम मेरी सोशल सर्कल में फिट नहीं हो पाई तो क्या शादी तोड़ दोगी? उसकी आवाज में कसलापन आ गया। सच तो यह है कि तुम बस बहाना बना रही हो, अंदर ही अंदर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। तुम अब भी मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला। शनाया का गुस्सा कई बार उफनने को हुआ, लेकिन हर बार उसने खुद को रोक लिया। सहन करो शनाया, सहन करो। वह बार बार खुद से कहती रही। वैभव का दबंग स्वभाव और उसकी जिद, इन्हें वह कुछ शब्दों में नहीं बदल सकती थी। वह दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देखता था। राणा परिवार का बड़ा बेटा, जिसके रहते दिल्ली में उसकी पत्नी कुछ भी कर सकती थी। उसकी सोच बस यहीं तक सीमित थी कि उसके पास बहुत पैसा है, वह उसे और उनके परिवार को आराम से पाल सकता है। उसके मुताबिक शनाया को बस उसकी पत्नी बने रहना था और किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन शनाया को अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक सुनहरे पिंजरे में बंद चिड़िया हो। फिर भी उसने यह भी माना कि उसकी बहन लक्ष्मी की टूटी शादी ने उसके मन पर गहरी छाप छोड़ी थी। शुभम और लक्ष्मी की मुलाकात 12 साल पहले हुई थी। 7 साल तक प्यार किया, 3 साल से ज्यादा शादी निभाई। वे दोनों उससे कहीं ज्यादा समय तक साथ थे जितना समय वह और वैभव एक दूसरे को जानते थे। शुरुआत में शुभम भी लक्ष्मी को बेहद प्यार करता था। आज वैभव जो कुछ कह रहा था कभी वही सब शुभम ने लक्ष्मी से कहा था। उसने भी दावा किया था कि वह उसे और उनके छोटे से परिवार को संभाल सकता है, और अंत में 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाने वाले आखिरकार सिर्फ 7 साल में तलाक तक पहुंच गए। शनाया शाह यह मानती थी कि उसके ससुराल वाले दिल से बुरे लोग नहीं हैं। माया दादी सख्त जरूर थी, पर उनकी मंशा कभी गलत नहीं लगी। तानिया जी भी औपचारिक रूप से उससे हमेशा शालीन रही। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी आशंका हमेशा बनी रहती थी। उसे महसूस होता था कि उसकी सास उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। सीधा विरोध नहीं था, कोई ताना नहीं, कोई खुला टकराव नहीं, लेकिन अपनापन भी अधूरा सा था। शनाया के मन में अनायास ही अपनी मौसी की तस्वीर उभर आई। युवावस्था में वही चुप्पी, वही असहजता और वही कोशिश सबको खुश रखने की। क्या समय के साथ वह भी उसी रास्ते पर चल पड़ेगी? असल में शनाया जो चाहती थी वह सिर्फ सम्मान या सहनशीलता नहीं थी, वह चाहती थी पूरी स्वीकृति, दिल से अपनाया जाना। उसने गहरी सांस ली और स्वर को यथासंभव शांत रखते हुए कहा, बस यहीं तक रहने देते हैं। वैभव, काफी देर हो गई है, तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं घर जा रही हूँ। अपने भीतर उठते गुस्से को दबाते हुए उसने बहस को आगे नहीं बढ़ाया। वह जान चुकी थी वह उसे समझा नहीं सकती और वह उसकी जरूरतों को समझ नहीं पा रहा। इस बातचीत को खींचना केवल समय की बर्बादी थी। उसके भीतर एक अजीब सी बेबसी भर गई। वह जानती थी अगर बात और बढ़ी तो झगड़ा तय है, और वह झगड़ा उनके रिश्ते को और ज्यादा घायल कर देगा। वह सुलह चाहती थी, टकराव नहीं। वैभव अचानक खड़ा हुआ और उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन दृढ़। शनाया, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। हम पहले से शादीशुदा हैं, इस जिंदगी में हम पति पत्नी हैं। अगर तुम साइन नहीं करना चाहते तो ठीक है। उसने बिना भावना के कहा, आराम करो। वह अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन वैभव की पकड़ मजबूत थी। एक हाथ पहले ही जख्मी था, दूसरे से वह खुद को मुक्त नहीं कर पाई। लेकिन तभी उसकी नजर उसके बंधे हुए बाएं हाथ पर पड़ी। उसका गुस्सा पल भर में पिघल गया। वह चोट उसके शब्दों की वजह से लगी थी, उसकी कठोरता का नतीजा थी। जख्म उसके शरीर पर था, पर दर्द उसके दिल में चुभा। दोनों एक ही सच्चाई को अलग अलग नजर से देख रहे थे। कोई किसी को मना नहीं सका, और वैभव ने अपना गुस्सा भीतर ही दबा लिया। उसे डर था कि वह उसे फिर से आहत न कर दे। शनाया, उसने धीरे से कहा, आज रात लक्ष्मी के पास मत जाओ, बहुत देर हो चुकी है। वह भी पूरे दिन थकी होगी, सोनू के साथ उसे आराम करने दो। वह उसे जाने नहीं देना चाहता था। भले ही वे साथ न सोएं, लेकिन एक ही छत के नीचे उसे थोड़ी तसल्ली मिलती थी। उसे महसूस होता था जैसे वह उसे सुरक्षा नहीं दे पा रहा, ठीक वैसे ही जैसे उसे लगता था कि वह उसे भरोसा नहीं दे पा रही। दुर्भाग्य से कल नाश्ते के बाद मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा। वह जल्दी से बोला, मैं पहले जैसा व्यवहार नहीं करूंगा। मैं डर गया था, इसलिए गलत रिएक्ट कर बैठा। मुझे माफ कर दो, मैंने लक्ष्मी से कह दिया है कि मैं लौट रही हूँ। शनाया की आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में अडिग दृढ़ता थी। मैं जाना चाहती हूँ वैभव, कृपया मुझे जाने दो। वैभव ने होंठ भींचे। काफी देर तक वह बस उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसने उसका हाथ छोड़ दिया। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, उसने कहा और कार की चाबियां उठा ली। शनाया ने मना नहीं किया। उसे डर था, और इनकार किसी नए टकराव को जन्म दे सकता था, और वह अब किसी भी कीमत पर वह नहीं चाहती थी। दोनों बिना एक शब्द बोले घर से बाहर निकले, सीढ़ियां उतरी। नीचे पहुंचकर वैभव ने वही साधारण एमपीवी निकाली जिसमें वह पहले भी कई बार बैठ चुकी थी। शनाया चुप रही। कार में बैठते ही उसे अपनी पुरानी मूर्खता याद आ गई। कैसे उसने यह मान लिया था कि वह बस एक सामान्य नौकरी पेशा इंसान है, क्योंकि वह आम सी कार चलाता था। उसे कभी ख्याल ही नहीं आया कि यह सब उसकी पहचान छुपाने का हिस्सा था। माया दादी और राणा परिवार के बाकी लोग भी जब उसके सामने आते तो साधारण गाड़ियां ही चलाते थे, नहीं होती थीं, लेकिन दिखावे से दूर। शनाया ने खिड़की से बाहर रात की रोशनियां देखने के लिए मुंह मोड़ लिया, ताकि वह उसके और उसके परिवार के उस झूठ के बारे में सोचना बंद कर सके। वैभव धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। उसे लगता था शायद इस तरह वह कुछ और पल उसके साथ बिता सके। चाहे वैभव राणा कितनी ही धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा हो, लेकिन आखिरकार वह लक्ष्मी के फ्लैट के सामने पहुंच ही गया। लक्ष्मी ने किराए का घर ढूंढते समय अपनी बहन शनाया शाह के पास रहना ही बेहतर समझा था, इसलिए उसका अपार्टमेंट स्प्रिंगफील्ड के काफी नजदीक था। वैभव ने गाड़ी रोकी, आ गए, उसने शांत स्वर में कहा। शनाया ने कार का दरवाजा खोला, हल्की सी मुस्कान के साथ विदा ली और बाहर उतर गई। मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ देता हूँ, वैभव ने तुरंत कहा, जैसे उसे यह प्रस्ताव न देना किसी गलती जैसा लगा हो। शनाया ने सिर हिलाया, जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ, आराम करो और धीरे चलाना, तुम ठीक नहीं लग रहे। उसकी आवाज में अपनापन था, लेकिन दूरी भी। वैभव की गहरी थकी हुई आंखें उसी पर टिकी रहीं। शनाया, उसने धीमे से कहा,
तुम अब भी मेरी परवाह करती हो, है ना? उसने उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन शनाया मुड़ी और बिना कुछ कहे इमारत के भीतर चली गई। वैभव वहीं खड़ा रह गया, उसे सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हुए। वह जानता था अगर वह चाहे तो उसके पीछे जा सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसका भी अपना स्वाभिमान था। वह पहले ही कई बार अपने अहंकार को उसके सामने झुका चुका था और हर बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा था। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली, पलटा और गाड़ी में बैठ गया। उधर थोड़ी देर बाद अचानक जगन का फोन बज उठा। हेलो। और फिर अचानक से जैसे वो चीख उठा, क्या एक्सीडेंट? जगन बख्शी के पास शिव का एक कॉल आया। हेलो जगन, वैभव की कार का एक्सीडेंट हुआ है। इस खबर को सुनते ही जगन की जैसे सांसें ही रुक गईं। व्हाट? कब? कहां? वो लगभग अपने बिस्तर पर से उठ गया और तुरंत उस जगह पर निकलने को तैयार हुआ जहां पर वैभव की कार का एक्सीडेंट हुआ। इसका दिल एकदम डर से भर गया और वो जैसे ही फोन काट कर एक्सीडेंट वाले जगन पर आने के लिए निकलने वाला था, पर तभी उसके पास एक और फोन आया और इस बार वैभव का फोन था। फोन के उठते ही जहां घबराई हुई आवाज में पहले ही बोल पड़ा, वैभव तुम ठीक हो? मैं तुरंत आ रहा हूं। जिस पर उधर से वैभव बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस जल्दी से नियॉन नाइट क्लब आ जाओ। और फिर उसने कॉल काट दिया, जिसके बाद उसने सीधा दिग्विजय को कॉल किया। नियॉन नाइट्स चल रहे हो? ड्रिंक करते हैं? कॉल खत्म होते ही उसने अपने रोल्स रॉयस सीधे बार की ओर गाड़ी बढ़ा दी। जगन और दिग्विजय पहले ही पहुंच चुके थे। उन्होंने एक प्राइवेट रूम बुक किया था और बियर मंगवा ली थी। जैसे ही वैभव अंदर आया और मेज पर रखी बियर देखी, उसका मुंह बिगड़ गया। यहां ढंग की शराब नहीं मिलती क्या? उसने व्यंग्य किया। या तुम्हारे पास पैसे कम पड़ गए? बियर शराब हो तो ऐसी हो जो होश उड़ा दे। आज कोई भी होश में घर नहीं जाएगा। कल वीकेंड था, वह देर तक सो सकता था। जगन ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा लेकिन शराब नहीं पीऊंगा। किसी एक का तो होश में रहना जरूरी है। तुम्हें घर कौन छोड़ेगा? फिर उसने जोड़ा, और कल मुझे जैस्मीन को उसकी मौसी के घर डिनर पर ले जाना है। न पी सकता हूं न फेंक सकता हूं। दिग्विजय ने जगन की बांह में हल्की सी कोहनी मारी और मुस्कुराकर पूछा, अरे सक्सेना परिवार से इतनी जल्दी मुलाकात? काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हो। जगन ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, काश ऐसा होता। जैस्मीन चीजें धीरे लेना चाहती है और रागिनी लखानी ने तो उसे एक और ब्लाइंड डेट पर लगा दिया है। लखानी ग्रुप के किसी बड़े एग्जीक्यूटिव से। डिनर का बहाना है, असल मकसद वही है। उसकी आंखों में जलन साफ थी। जिस औरत पर मेरी नजर है उस पर कोई और नजर कैसे डाल सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। वो मुझसे बेहतर नहीं हो सकता। वो चाहता था कि सक्सेना परिवार को साफ संदेश मिल जाए, जैस्मीन उसकी पसंद है। दिग्विजय हंस पड़ा, वैसे भी तुम्हारी बराबरी करने वाले लोग गिनती के ही हैं। उधर वैभव ने कई बोतलें ऑर्डर की और सोफे पर ढस गया। आज तो बड़े खुश लग रहे थे जब अपनी पत्नी को लेने गए थे। दिग्विजय ने गौर से उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ? सुलह नहीं हुई? फिर यह पीने का दौर क्यों? वैभव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गिलास उठाया और पी गया। दिग्विजय ने उसके साथ 2 पैग लगाए। जगन अब भी बिल्कुल नहीं पी रहा था। वैभव, दिग्विजय ने गंभीर होकर कहा, अगर मन में कुछ है तो बोल दे। मैं शायद मदद न कर पाऊं, लेकिन जगन कर सकता है। यह दीवारों से सिर टकराने से बेहतर है। लेकिन वैभव पहले ही आखिरी बोतल की ओर बढ़ चुका था। दिग्विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस कर, इस रफ्तार से पिया तो सीधा अस्पताल पहुंचेगा। वैभव ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। उसने गिलास में नहीं मिला, सीधे बोतल मुंह से लगा ली। पूरा बोतल एक ही सांस में खा ली। फिर उसका हाथ ढीला पड़ा। बोतल फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गई। अचानक उसके भीतर जमा सारा गुस्सा फूट पड़ा। उसने मेज पर रखी सारी बोतलें और गिलास एक झटके में नीचे गिरा दिए। कांच के टूटने की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। दरवाजे पर खड़ा वेटर घबरा गया और अंदर झांका। हालात समझते ही जैसे ही उसने जगन और दिग्विजय को पहचाना, वह चुपचाप पीछे हटा और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। बस वैभव, राणा की टूटी हुई सांसें और एक टूटा हुआ दिल। सारी खाली बोतलें और टूटे गिलास जब फर्श पर बिखर चुके तो वैभव, राणा का शरीर जैसे साथ छोड़ गया। वह लड़खड़ाता हुआ आगे झुका और मेज पर माथा रख दिया। उसकी आवाज भारी थी, टूटी हुई। शनाया, शनाया शब्द लड़खड़ाए। जरूरी नहीं था कि तुम ही होती। शुरुआत में न जगन बख्शी को समझ आया, न ही दिग्विजय को। वह लगातार कुछ बुदबुदा रहा था, इतना धीमा कि शराब और दर्द दोनों में घुल गया था। जब जगन थोड़ा पास झुका तब उसके कानों में साफ पड़ा, जरूरी नहीं था कि तुम ही होती, शनाया। जगन के चेहरे पर अजीब सी कठोर मुस्कान आ गई। दिग्विजय ने उसकी ओर देखा। क्या बोल रहा है ये? उसने उत्सुकता से पूछा। जगन सीधा खड़ा हुआ, नजर अपने बुरी तरह नशे में डूबे दोस्त पर टिकाए हुए बोला, अचानक हुई शादी की बात से। ये कई बार शनाया को लेकर इसी तरह पी चुका है। उसे सब याद था जब वैभव और शनाया ने वो समझौता साइन किया था। उस दिन शनाया की बेरुखी ने वैभव को भीतर तक तोड़ दिया था। उसी रात उसने दोस्तों को बुलाया, खुद को शराब में डुबो दिया और उसे घर पहुंचाने वाला कोई और नहीं, जतिन था। वही पहली बार था जब जतिन शनाया के सामने ड्राइवर बनकर आया था। कहता है जरूरी नहीं था कि वो शनाया ही हो। जगन ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। हिम्मत है तो ये बात उसके मुंह पर जाकर बोले। हमसे कहकर क्या हासिल होगा? मैं तो कहता हूं जाओ, शनाया से कहो कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। अचानक वैभव झटके से खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथों से जगन के कंधे पकड़ लिए और उसे जोर जोर से झकझोरने लगा। उसकी आवाज गूंज उठी, कच्ची, बेकाबू। और क्या चाहिए तुम्हें शनाया? मैंने गलती की, मानी, माफी मांगी। तुम्हें अपनी बहन लक्ष्मी के पास वापस जाने दिया। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज में पागलपन। और क्या चाहिए? मैं कह रहा हूं अगर मैं चाहूं तो मेरे पीछे शादी के लिए औरतों की लाइन लग जाए। तुम ही मेरी इकलौती पसंद नहीं हो। जगन का सिर चकरा गया था। फिर भी वह खुद को संभालते हुए दिग्विजय की तरफ देखा और फुट एक शातिर मुस्कान लाते हुए बोला, तो फिर तलाक ले लो ना वैभव राणा जी, किसी और से शादी कर लो। अगले ही पल, सपने में भी नहीं, वैभव दहाड़ उठा। मैं तलाक नहीं दूंगा, तुम मेरी हो, जिंदगी भर मेरी रहोगी। उसकी आवाज अचानक टूट गई। और मैं तुम्हारा हूं, मुझे बस तुम चाहिए, सिर्फ तुम। उसने सिर हिलाया जैसे खुद को समझा रहा हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट की बात मत करना। मैंने उसे जला दिया और बहा दिया। अब तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो सकती हो। जगन को झकझोरते हुए उसकी ताकत अचानक खत्म हो गई। वह ऐसे ढह गया जैसे हवा निकल गया गुब्बारा। सोफे पर गिर पड़ा, आंखें बंद हो गई। फिर भी होंठ हिलते रहे। शनाया, मैं तुम्हें संभाल सकता हूं। मेरे पास इतना है कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी संभाल सकूं। उसकी आवाज और धीमी हो गई। मत छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी, तुम मेरी हो। और फिर एक सन्नाटा। वैभव राणा गहरी नींद में डूब चुका था। जगन और दिग्विजय ने एक दूसरे की ओर देखा। जगन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ ये नशे में था, वरना आज तक पक्का मेरी वोट लगनी थी।
दिग्विजय ने भौहें उठाई। डर किस बात का था कि तुम्हें चूम लेगा? अबे मैं तो डर ही गया था। जगन बोला, अगर ये मुझे शनाया समझ लेता, किस कर लेता और फिर जबरदस्ती करता तो तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितना डरा हुआ था। ऐसे में क्या करना चाहिए, मरने का नाटक या पलट कर वार? दिग्विजय उसकी बातें सुन अवाक रह गया। वह वैभव की ओर देखने लगा। ये वो वैभव नहीं है जिसे मैं जानता था। जगन ने कंधे उचका दिए। ऐसा मत कहो। जब तुम किसी औरत से प्यार करोगे, झगड़ोगे, तुम भी ऐसे ही बन जाओगे, शायद इससे भी ज्यादा पागल। दिग्विजय हल्की हंसी हंसा। जिस औरत से मेरा दिल धड़के वो अभी इस दुनिया में आई ही नहीं। मैं तो बस तुम दोनों को देखूंगा, प्यार करते, शादी करते, बच्चे पालते। उसने जिंदगी में न जाने कितनी औरतें देखी थी, लेकिन किसी ने दिल को छुआ नहीं था। उसके दोनों दोस्त किसी न किसी से बन चुके थे। मीठे पल भी थे, दर्द भी। पुराना वैभव राणा हमेशा शांत रहता था। इतना बिखरना उसके स्वभाव में नहीं था, इसीलिए अकेला रहना शायद बेहतर था। जगन ने मुस्कुराकर कहा, कौन जाने जो तुम्हारा दिल चुरा ले वो तुम्हारे पास ही हो। फिर वो उठा। चलो इस शराबी को उठाने में मदद करो, मैं इसे घर छोड़ देता हूँ। हाँ, दिग्विजय ने सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर वैभव को उठाया। दिग्विजय ने बड़बड़ाया, पूरी तरह ढेर है, अगर तुम इसे घर न ले जाओ तो पूरी रात यहीं पड़ा रहेगा और फिर सर्दी लग जाएगी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। बस एक ऐसे आदमी की सांसों की आवाज जो प्यार में हार चुका था लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। मैं इसे शनाया शाह के पास ले जाता हूं, जगन बख्शी ने कहा। आवाज में दोस्ती की सच्ची चिंता थी, वो उसका ध्यान रख लेगी। पर फिर दिग्विजय ने तुरंत रोका, सोच समझकर। वैभव नशे में है, बेतुकी बातें कर रहा है। अगर उसने ये सब शनाया के सामने कह दिया तो मामला सुधरने की जगह और बिगड़ जाएगा। जगन एक पल के लिए रुका, फिर उसने गहरी सांस ली। तुम ठीक कह रहे हो, मैं इसे संगमरमर मैनर ले जाता हूं। दिग्विजय ने सहमति में सिर हिला दिया। तीनों बार से बाहर निकले। दिग्विजय ने किसी तरह वैभव को कार की पिछली सीट पर बैठाया। दोनों के बीच कुछ औपचारिक बातें हुई। फिर दिग्विजय ने हाथ हिलाकर विदा ली और खुद के लिए ड्राइवर बुला ली। राणा निवास की ओर जाते हुए रास्ते में वैभव बार बार बड़बड़ा रहा था। कभी अचानक चिल्ला उठता, शनाया मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे छोड़कर मत जाना। और अगले ही पल गुस्से में दहाड़ता, तुम्हें और क्या चाहिए मुझसे? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। एक ही वाक्य बार बार, जैसे उसके भीतर दो लोग लड़ रहे हों। यह जंग प्यार और अहंकार के बीच थी। कभी दिल जीत जाता तो कभी उसका घमंड। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद जगन की गाड़ी संगमरमर मैनर के सामने रुकी। वह पहले ही माया दादी को फोन कर चुका था, इसलिए वह दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। माया दादी, जगन ने गाड़ी से उतरते हुए आदर से कहा, इतनी रात आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए। माया दादी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। माफी मुझे मांगनी चाहिए, तुम्हें इतनी रात वैभव को लाना पड़ा। उन्होंने इशारे से बॉडीगार्ड्स को बुलाया। जब उन्होंने देखा कि वैभव ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा तो उनकी भौहें तन गईं। इस लड़के ने कितना पी लिया है, कई बोतलें। जगन ने सच सच बताया, इतना कि वो बेवजह बकने लगा। इसलिए मुझे ठीक नहीं लगा कि उसे शनाया के पास छोड़ दूं। डर था उसकी बातें सुनकर वो और नाराज हो जाएगी। क्या कह रहा था वो? माया दादी की आंखों में चमक आ गई। जगन ने बिना कुछ छुपाए वैभव की सारी बेतुकी दर्द भरी बातें उन्हें सुना दी। माया दादी ठहाका मारकर हंसी, पर हंसी में तलखी थी। अगर उसमें सच में मर्दानगी होती तो ये सब बातें वो शनाया के सामने कहता। माया दादी, जगन ने नरमी से कहा, वो बस टूट चुका है, कल होश में आएगा तो फिर उसी के पीछे ऐसे घूमेगा जैसे चिपकने वाली गोंद। माया दादी ने उसकी ओर तीखी नजर डाली। शराब में आदमी सच बोलता है, इसका मतलब पता है, जाकर देखना। जगन निरुत्तर रह गया। उसे तसल्ली हुई कि उसने वैभव को शनाया के पास नहीं छोड़ा, वरना जैसे माया दादी सोच रही थी वैसे ही शनाया भी मान लेती कि नशे में वैभव का सच बाहर आ गया है। जाने से पहले पानी पीना चाहोगे? माया दादी ने पूछा। नहीं थैंक यू, जगन ने विनम्रता से कहा। कल कुछ जरूरी काम है? माया दादी जानती थी कि वह जैस्मीन के पीछे पड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है जाओ, ध्यान रखना। जगन के जाने के बाद माया दादी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया, पूल के पास एक टेक चेयर रखो, इसे वहीं लिटा दो, पूरी रात यहीं रहेगा। एक बॉडीगार्ड घबरा गया। मालकिन, माया दादी की आंखें सख्त हो गईं। क्या मेरे कहे शब्द साफ नहीं थे? जब इसे शराब में डूबना पसंद है तो मैं मदद कर देती हूँ। उन्होंने ठंडी आवाज में जोड़ा, कल चाहे जो हो जाए, मेरे रहते ये किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हें कुछ कहे। ठंडी रात, पूल के पास लेटा एक टूट चुका आदमी और ऊपर खड़ी एक दादी जो सख्त थी लेकिन अपने पोते को सही रास्ते पर लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उधर वैभव राणा को खुद नहीं पता था कि वह क्या करेगा। एक्सेसिव अल्कोहल के असर से बेहोश होते ही वह एक अजीब से सपने में डूब गया। उस सपने में वह और शनाया शाह आमने सामने खड़े थे। हवा में गुस्सा था, आंखों में आग। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है शनाया, वह चिल्लाया। आवाज में अहंकार और चोट दोनों खुले थे। जब चाहूं तुम्हें छोड़ सकता हूं, उस दिन पछताना मत। शनाया ने उसकी ओर एक ठंडी निर्विकार नजर डाली, ऐसी नजर जिसमें कोई शिकायत नहीं थी, बस दूरी थी। फिर वो मुड़ी और चल पड़ी। शनाया, वैभव की आवाज टूट गई, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम मेरी हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसका शरीर अपने आप हरकत में आया। उसने आगे बढ़कर उसे खींच लिया, इतनी मजबूती से जैसे छोड़ देने का मतलब सब कुछ खो देना हो। वह झुका उसे चूमने के लिए, मानो उस एक पल में उसे अपने भीतर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। छपाक, और अचानक सपना टूट गया। वैभव पलटा और डेक चेयर से फिसलकर सीधे स्विमिंग पूल में जा गिरा। बर्फ जैसी ठंडी पानी की चादर ने उसे चारों ओर से जकड़ लिया। उसके भीतर सुलगती आग एक ही झटके में बुझ गई। किसने मेरे ऊपर पानी डाला? ठंड उसकी हड्डियों में उतर गई। इतना पानी, वो पानी में क्यों है? अचानक गिरने से वह घबरा गया। 2 घूंट पानी उसके मुंह में चला गया। फिर खांसते हुए हड़बड़ाकर वह किसी तरह किनारे तक तैरा और बाहर निकला। ये क्या हो रहा है? वह गुस्से में चिल्लाया, किसने मुझे पूल में फेंका? उसने चेहरे से पानी झाड़ा। पूल के चारों ओर लगी हल्की रोशनी रात को शांत और रहस्यमय बना रही थी। कोई जवाब नहीं आया। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सामने पड़ी एक डेक चेयर और एक कंबल जिसका आधा हिस्सा पानी में भीग चुका था और आधा सूखा था। वैभव ने फिर गाली दी। बिना पूछे ही वह समझ गया वह राणा निवास में था। उसी दिन वह इसी पूल में तैरा था और अपनी दादी को बीमार होने का नाटक करते देखा था। पूरे घर में सिर्फ एक ही इंसान था जिसमें इतनी हिम्मत थी कि उसे पूल के किनारे सुला दे, और वो थी माया दादी। वो बस उदास था, इसलिए शराब पीने चला गया था। दादी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? लेकिन पूल में गिरते ही उसका नशा पूरी तरह उतर चुका था। वह गीले कपड़ों में ही पूल के चारों ओर घूमता हुआ डेक चेयर तक गया और गुस्से में उसे भी पानी में धकेल दिया। फिर उसने कंबल को लात मारकर पूल में फेंक दिया। इसके बाद भीगा हुआ, थका हुआ और अंदर से टूटा हुआ वह घर के भीतर चला गया। लाउंज की लाइट अभी भी जल रही थी। अंदर कदम रखते ही उसने देखा
माया दादी सोफे पर बैठी थी, नाक पर चश्मा, हाथ में अखबार। बगल में उनकी छड़ी रखी थी, वही छड़ी जिससे वह जरूरत पड़ने पर पोतों की खबर लेती थी। उन्होंने ऊपर नजर उठाई और मुस्कुराई। अरे, उन्होंने मासूमियत से पूछा, हमारे बड़े साहब पूरे भीगे कैसे लौटे? क्या समंदर के देवता से शतरंज खेलने चले गए थे? वैभव का चेहरा काला था। वह चुप रहा, कपड़ों से पानी टपकता रहा और कुछ ही पलों में उसके पैरों के नीचे पानी का छोटा सा तालाब बन गया। वैसे भी तुम तो कह रहे थे तुम्हें शनाया की जरूरत नहीं। वैभव भौहें सिकोड़ता हुआ आगे बढ़ा, थका हारा, टूटा सा। वह उनके सामने खड़ा हो गया, अब भी पानी टपकता हुआ। माया दादी ने अखबार रखा, छड़ी उठाई और उसे हल्का सा घुमाया। वैभव फौरन पीछे कूद गया। दादी, पीछे हटो, उन्होंने सख्ती से कहा। मेरे पैरों पर पेशाब मत करो, इतना बड़े होने के बाद भी टॉयलेट कर रहे हो। दादी, ये पेशाब नहीं है। वैभव झुंझला उठा, ये पानी है। वैभव राणा का चेहरा इतना सख्त और गंभीर था कि उससे ज्यादा कठोर भाव शायद मुमकिन ही नहीं थे। फिर भी एक बात वह अच्छी तरह जानता था, माया दादी की छड़ी से एक और मार झेलने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। दादी के व्यंग्य भरे शब्द उसके दिल में चुभ गए। उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, वाह दादी, मैंने कभी यह नहीं कहा कि शनाया मेरे लिए अकेली नहीं है। यह वह बात कभी कह ही नहीं सकता था। शनाया शाह ही उसकी दुनिया थी, वह सिर्फ उसी को चाहता था, उसके अलावा किसी को नहीं। तो फिर तुमने ऐसा कहा ही नहीं? माया दादी ने आंखें तरेरते हुए पूछा। वैभव एक पल के लिए ठिठका, फिर हिचकिचाते हुए बोला, शायद मैंने सपने में कहा हूं, लेकिन दादी आपको कैसे पता? उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सिर्फ सपना नहीं था? कल रात उसका शनाया से जोरदार झगड़ा हुआ था। गुस्से में उसने ऐसी बातें कहती थी जो उसे खुद भी याद करके डर लग रहा था, और उन्हीं शब्दों ने उसके भीतर दबे डर और मोह को और गहरा कर दिया था। दादी, उसकी आवाज अचानक कांप गई। मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। वो मैंने नशे में शनाया से क्या कहा या क्या किया? अगर अगर उसने नशे में उससे जबरदस्ती की हो? हे भगवान! वैभव ने तुरंत अपने ख्यालों को वहीं रोक दिया। शराब सच में आदमी को बर्बाद कर देती है। माया दादी ने छड़ी एक ओर रख दी और शांत स्वर में बोली, मुझे कैसे पता होगा कि तुमने शनाया से क्या किया? वो तुम कई बोतलें पीने के बाद बकवास कर रहे थे। वो मुझे लगा तुम्हें होश में लाने की जरूरत है। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अब बताओ, अब कैसा महसूस कर रहे हो? दिमाग साफ है? वैभव ने एक पल रुककर कहा, हाँ, मैं होश में हूं। अगर दादी का होश में लाने का तरीका जरा देर से काम करता तो शायद आज उसे स्वर्ग में जाकर शनाया से सुलह करनी पड़ती। तो बताओ, माया दादी ने सीधा सवाल लगा, क्या दुख शराब में डुबो देने से खत्म हो जाते हैं? वैभव ने सिर हिला दिया, नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए सब भूल जाता हूं। और अब दादी की आवाज सख्त हो गई, अब जब होश में हो तो क्या परेशानी खत्म हो गई है या और बढ़ गई है? उन्होंने गहरी नजर से उसे देखा। नशे में इंसान कुछ भी कह और कर सकता है। तुम सोचते हो वो बस सपना है, लेकिन हो सकता है तुम वही असल जिंदगी में दोहरा रहे हो। वैभव का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। शनाया, उसने घबराकर पूछा, शनाया ठीक है ना? दादी, मुझे नहीं पता। माया दादी का यह जवाब किसी हथौड़ी की तरह उस पर गिरा। सच तो यह था कि उन्हें भी नहीं पता था। कल रात जगन बख्शी वैभव को घर छोड़कर गया था, शनाया नहीं। वैभव पलटकर तेजी से बाहर की ओर बढ़ा। रुको, दादी ने आवाज लगाई, घड़ी देखिए, इतनी सुबह उसे जगा दोगे तो वो और नाराज हो जाएगी। सुबह के 5 बज रहे थे, अभी भोर भी नहीं हुई थी, और पहले ये भीगे कपड़े बदलो। उन्होंने टोका, ऐसे लग रहा है जैसे कपड़ों समेत नहा आए हो। वैभव ने उनकी बात अनसुनी कर दी और चलता रहा। तभी माया दादी को सच बताना पड़ा, कल रात तुम्हें जगन बख्शी घर छोड़कर गया था। यह सुनते ही वैभव रुक गया। वह झट से मुड़ा। जगन, उसकी आंखें फैल गईं। दादी, कहीं मैंने जगन के साथ कुछ? गुस्से में माया दादी ने उसके हाथ पर हल्की सी मार लगाई। भगवान जाने तुमने उसके साथ क्या किया, वो तुम्हें छोड़ते ही चला गया, अंदर आकर पानी तक नहीं पिया। वैभव की आंखों में निराशा उतर आई। दादी ने जानबूझकर और तीर छोड़ा। वैभव, सपने में क्या हुआ था? जगन तुम्हारा सबसे भरोसेमंद दोस्त है, तुम्हें छोड़कर वो ऐसे भागा जैसे डर गया हो। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, कहीं तुमने उसे शनाया समझ तो नहीं लिया? दादी, वैभव ने दांत भींचते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं था। उसकी सोच फिर उसी जगह लौट आई, नियोनाइट्स, जहां उसके दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे। उसे पीने की जरूरत थी। जब शनाया ने उससे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात कही थी, वह चाहती थी कि उसे समय मिले, राणा परिवार के उत्तराधिकारी की पत्नी बनने के लिए, उस दुनिया को समझने के लिए जिसमें वैभव पैदा हुआ था। वह कोशिश करेगी, लेकिन खुद को जबरदस्ती नहीं बदलेगी। और अगर वह दुनिया उसके लिए नहीं हुई तो वह चाहती थी कि वैभव भी उसे पकड़ कर न रखे। यही बात वैभव राणा को सबसे ज्यादा तोड़ रही थी। तभी दादी बोली, वैसे मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है, सोचा उसे शनाया को भेज दूं, या फिर भेज दिया, क्या करे? शनाया कोशिश करेगी, लेकिन खुद को जबरदस्ती नहीं बदलेगी। और अगर वह दुनिया उसके लिए नहीं हुई तो वह चाहती थी कि वैभव भी उसे पकड़ कर न रखे। यही बात वैभव राणा को सबसे ज्यादा तोड़ रही थी। अगर शनाया शाह उसकी दुनिया में फिट नहीं हो पाई तो क्या इसका मतलब यही था कि शादी टूट जाएगी और दोनों आजाद हो जाएंगे? क्या विवाह सिर्फ बराबर सामाजिक हैसियत का समझौता होता है? वैभव राणा की आंखों में एक पल के लिए पीड़ा चमकी। उसने कभी एक भी पल के लिए शनाया को खुद से कम नहीं समझा था, ना उसने ना उसके परिवार ने। तो फिर शनाया खुद को क्यों छोटा कर रही थी? दूसरों की राय का बोझ अपने कंधों पर क्यों उठा रही थी? उसके लिए तो कोई दीवार थी ही नहीं, वो मानता था। उसका एक शब्द ही काफी होना चाहिए था। माया दादी की आवाज फिर गूंजी, शांत लेकिन भीतर तक उतर जाने वाली, तुम कुछ भी याद नहीं रखना चाहते तो मान लो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक बात है वैभव, पूरी रात तुम एक ही वाक्य दोहराते रहे, शनाया तुम मेरी जिंदगी की अकेली लड़की नहीं हो। कमरे में सन्नाटा फैल गया। क्या यही तुम्हारे दिल की सच्चाई है? दादी ने बिना कठोर हुए पूछा। हम सबके सामने तमाशा खड़ा करके क्या साबित करना चाहते हो? वैभव का सीना भारी हो गया। उसने एक फीकी मुस्कान ओढ़ ली, ऐसी मुस्कान जो अंदर से टूट चुकी हो। दादी, शनाया ने मुझसे बहुत कुछ कहा, उसकी आवाज में थकान थी। वो किसी के साए में छिपकर जीने वाली लड़की नहीं बनना चाहती, वो मेरे बराबर खड़ी होना चाहती है, एक मजबूत आत्मसम्मानी औरत की तरह। उसने गहरी सांस ली। वो चाहती है कि हमारे बीच बातें हों, साझा सोच हो। मैं उसे पालतू समझने की भूल कभी नहीं कर सकता। वो मेरी पत्नी है, हाँ, मैं उसे हर आराम दे सकता हूँ, लेकिन वो खुद के पैरों पर खड़े रहना चाहती है। वैभव का स्वर उलझ गया। कई औरतें होंगी जो मेरा नाम सुनकर सब कुछ छोड़ दें, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैंने शनाया को चुना। तो वो मेरी दौलत और पहचान में आराम क्यों नहीं ढूंढ सकती? वो अचानक रुक गया। शायद अगर मैं अच्छा पति न बन पाऊं तो उसका आत्मनिर्भर होना जायज है, लेकिन मैंने कभी उसे रोका नहीं। उसकी दुकान, उसकी कमाई, सब उसका है।
मैंने कभी नहीं कहा कि घर बैठो। उसने दादी की ओर देखा, जैसे जवाब मांग रहा हो। क्या मैं उसे आज़ादी नहीं दे रहा? फिर अचानक उसका गुस्सा उभर आया। दादी, दिल्ली मेरी जेब में है, मेरी पत्नी की तरफ कोई आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। मुझे यकीन है अनिका मित्तल ने ही कुछ कहा होगा जिसने ये सब शुरू किया। मैं पहले से जानता था वो औरत हमारे बीच दरार डालना चाहती है। सच ये था कि अनिका ने तो वैभव की तारीफ ही की थी। इल्जाम बेवजह था। माया दादी ने उसे ध्यान से देखा तो गुस्से में कही गई बात नशे में बाहर आ गई। वैभव झुक गया। दादी, मेरा मतलब नहीं था, मैंने बिना सोचे बोल दिया। मेरा अहम आहत था और सब कुछ बिगड़ गया। फिर लगभग गिड़गिड़ाते हुए, प्लीज ये बात शनाया को मत बताइएगा, वरना आपकी प्रकृति का सपना भी टूट जाएगा। अचानक उसे कुछ याद आया। हमने कोशिश की थी उसके पीरियड्स के बाद, क्या पता वो प्रेग्नेंट हो। माया दादी की निगाहें कठोर हो गईं। तो क्या हुआ अगर वो है भी? जब सोच और मूल्य अलग हों तो बच्चा क्या जुड़ेगा? तुम दोनों बस और लड़ोगे। उन्होंने गहरी बात कही। तुम अब भी नहीं समझ पाए हो कि शनाया किस मिट्टी की बनी है। वैभव चुप रह गया। पहले उसे समझो, दादी ने धीरे से कहा, फिर उसके पास जाना, वरना ये रिश्ता बस एक ही मोड़ पर घूमता रहेगा। ऊपर जाओ, कपड़े बदलो, उसे थोड़ी जगह दो। वैभव ने अनिच्छा से कहा, अगर कोई उसे मुझसे छीन ले तो? पूरी दिल्ली जानती है वो वैभव राणा की पत्नी है। दादी ने तंज कसा। फिर कुछ बुदबुदाते हुए वैभव सीढ़ियां चढ़ गया। उधर सक्सेना निवास के गेट पर जगन बख्शी की गाड़ी आकर रुकी। उसने शीशे में खुद को देखा, सब ठीक था। पीछे की सीट से गिफ्ट उठाया और दरवाजे की घंटी दबाई। अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज उठी। जैसे ही दोनों शिकारी कुत्तों ने जगन बख्शी को देखा, उनकी भौंक अचानक थम गई। पल भर पहले जो दहाड़ रहे थे, अब पूंछ हिलाते हुए उसके चारों ओर घूमने लगे, मानो किसी अपने का स्वागत कर रहे हों। ये कोई नई बात नहीं थी। जगन अक्सर सक्सेना निवास आया करता था, कभी दिवांश के साथ समय बिताने के बहाने, तो कभी किसी और वजह से। उसकी लगातार आवाजाही ने सावित्री सक्सेना को एक समय यह भ्रम दे दिया था कि शायद यह नौजवान उनके बेटे दिवांश में दिलचस्पी रखता है। हालांकि इसी गलतफहमी की वजह से जगन की कुत्तों से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। दरवाजा खुला, दिवांश सामने खड़ा था। तुम मुझसे मिलने आए हो? उसने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। जगन हंसा। काश, पर मैं तो तुम्हारी बहन से मिलने आया हूं। दिवांश ठहाका मारकर बोला, कल मुझे पता चला कि मम्मी सोचती थी तुम्हें मुझ पर क्रश है। सच में बड़ा मजेदार था। मुझे भी हैरानी हुई कि आंटी को ऐसा कैसे लगा। जगन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे तुम हमेशा मुझे ढूंढते रहते हो। दिवांश ने आंख दबाते हुए कहा, वैसे मेरी बहन ऊपर तैयार हो रही है। उसने कहा है कि तुम्हारे आने से कोई दिक्कत नहीं, बस ये तय नहीं कर पा रही कि क्या पहने। और तमीना, कभी ना का मतलब हाँ होता है। जगन ने उसे हल्की डांट लगाई। मेरे सामने अपनी बहन के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। दिवांश हंस पड़ा। अरे अभी से उसकी तरफदारी? उसी पल अंदर से आवाज आई, दिवांश क्या वो जगन है? अरे हाँ जगन ही है। बेटा अंदर आओ। दरवाजे पर खड़ी थी सावित्री सक्सेना। जगन ने तुरंत आगे बढ़कर अपने हाथ में पकड़ा हुआ उपहार उन्हें थमाया। आंटी समझ नहीं आया आपको, और अंकल को क्या पसंद आएगा? तो बस छोटा सा तोहफा ले आया, उम्मीद है अच्छा लगेगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, सावित्री सक्सेना ने स्नेह से कहा। तुम आ गए, वही हमारे लिए बहुत है। असल में उनके मन में एक अलग ही सुकून था। आखिरकार उनकी अविवाहित बेटी की जिंदगी में कोई काबिल लड़का दिलचस्पी ले रहा था। एक समय उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा ही किसी लड़के से शादी करने की जिद न कर बैठे, जो पूरी तरह एक गलत फहमी निकली। और आज यह सच्चाई उनके लिए राहत बन गई थी। अंदर आते ही जगन ने शंकर सक्सेना को नम्रता से प्रणाम किया। अंकल के चेहरे पर आज पहले से ज्यादा अपनापन था। गलतफहमी दूर होते ही जगन उन्हें पहले से कहीं बेहतर लगने लगा था। बैठने का इशारा करते हुए सावित्री सक्सेना बोली, दिवांश ऊपर जाकर अपनी बहन को बुला लो, हमें थोड़ी देर में तुम्हारी मासी के यहाँ भी जाना है। ठीक है। दिवांश सीढ़ियां चढ़ता चला गया। शंकर सक्सेना ने जगन की ओर सिगरेट बढ़ाई। नहीं अंकल, जगन ने हाथ हिलाकर मना किया। मैं स्मोक नहीं करता, अच्छी आदत है। सावित्री सक्सेना ने तुरंत कहा। जैस्मीन को धूम्रपान करने वाले लड़के पसंद नहीं। ये बात जगन पहले से जानता था। वो बहुत कम, सिर्फ औपचारिक मौकों पर ही सिगरेट को हाथ लगाता था। सावित्री सक्सेना ने उसे एक गिलास दिया और सामने बैठते हुए पूछा, तो तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे और जैस्मीन के बारे में पता है? जगन के मन में हलचल हुई। क्या अब सीधे माता पिता से मिलने की बात हो रही है? उसने हल्की झिझक के साथ मुस्कुराकर कहा, आंटी जब मैं जैस्मीन को अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा तभी घर पर बताऊंगा। उसे डर था कहीं उसके परिवार की बेहद अपनापन भरी गर्मजोशी जैस्मीन को डरा न दे। ठीक है, सावित्री सक्सेना ने संतोष से कहा। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, और हाँ आज एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए, लेकिन जिस दिन तुम मुझे मां कहोगे उस दिन इससे कहीं बड़ा तोहफा मिलेगा। जगन की धड़कन अनायास तेज हो गई। शायद यह शुरुआत थी किसी बहुत बड़े रिश्ते की। हल्की मुस्कान के साथ जगन बख्शी बोला, तो फिर मुझे अभी से मेहनत शुरू कर देनी चाहिए ताकि जल्दी ही आपसे वो बड़ा तोहफा मिल सके। तभी शंकर सक्सेना ने भौहें उठाई। वैसे सुना है तुम्हारे परिवार से कोई भी गॉसिप छिप नहीं पाती। जगन ने हंसते हुए जवाब दिया, यह सच है। क्या आपको गॉसिप में दिलचस्पी है? शंकर सक्सेना का चेहरा गंभीर रहा, लेकिन आंखों में हल्की शरारत झलक आई। मेरी उम्र के आदमी को गॉसिप से क्या मतलब? फिर पल भर रुककर बोले, हाँ कभी फुर्सत में थोड़ी बहुत सुना दोगे तो बुरा नहीं लगेगा। यह सुनकर सावित्री सक्सेना खिलखिला पड़ी। देखा, जैस्मीन बिल्कुल अपने पापा पर गई है। वाकई जैस्मीन की गॉसिप प्रियता उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी। और अजीब बात यह थी कि जगन भी कुछ वैसा ही था। मानो किस्मत ने दोनों की तरंगें पहले ही मिला दी हों। कौन जाने जैस्मीन के ना होने पर उसके माता पिता जगन को कौन कौन से शर्मनाक किस्से सुनाते। ऊपर कमरे में अलमारी के सामने खड़ी जैस्मीन दिन भर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार एक ड्रेस पर रुकी। ड्रेस पहनते हुए उसने फोन उठाया। संभल जाओ जैस। सीढ़ियों के पास खड़े दिवांश ने याद दिलाया, जगन नीचे है, कम से कम ऐसे चलो जैसे कोई लेडी चलती है। अब जब एक काबिल लड़का उसकी बहन में दिलचस्पी दिखा रहा था, दिवांश को डर था कि कहीं जैस्मीन अपनी बेबाकी से उसे डरा न दे। आखिर वह अपनी जिंदगी के बाकी साल अविवाहित बहन की देखभाल करते हुए नहीं बिताना चाहता था। हालांकि वह जैस्मीन से छोटा था, फिर भी उसकी चिंता बिल्कुल बड़ी भाई जैसी थी। जैस्मीन ने पलटकर देखा और बोली, जब प्राइवेसी ही नहीं मिलेगी तो ढोंग करने का क्या फायदा? दिवांश के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जगन का बैकग्राउंड सोचकर दिवांश के मन में हल्की घबराहट हुई। क्या यह आदमी उसके सारे राज भी खोद निकालेगा? लेकिन सच यह था कि जगन की दिलचस्पी इंटेलिजेंस से ज्यादा दिवांश की बहन में थी। वह उतना ही जानना चाहता था जितना जैस्मीन को समझने के लिए जरूरी हो। दिवांश के स्वभाव और पसंद को समझना भी उसी रणनीति का हिस्सा था।
वो भविष्य के साले का दिल जीतने की रणनीति। जगन जानता था अगर साले और ससुराल वालों का समर्थन मिल गया तो लड़की को जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। और सच्चाई यह भी थी कि अगर उसने पहले ही अपने दिल की बात साफ कही होती तो शायद आज जैस्मीन उसी की होती। आज की शाम रागिनी लखानी के घर डिनर तय था और इस बार जगन जैस्मीन के बॉयफ्रेंड के रूप में जा रहा था। इस इंतजाम का एक ही मकसद था, रागिनी लखानी जैस्मीन को और अच्छे लड़कों से मिलवाना बंद कर दें, क्योंकि उन सब में जगन जैसा कोई था ही नहीं। घर से निकलने से ठीक पहले जैस्मीन ने जगन को एक और खींच लिया, फिर चुपके से उसके हाथ में नोटों की गड्डी थमाते हुए फुसफुसाई, मिस्टर बख्शी, ये आपके लिए है, मेरे बॉयफ्रेंड बनने की फीस। जगन ने नोटों को देखा, फिर उसकी आंखों में झांका, उसके बाद मुस्कुराकर बोला, फिक्र मत कीजिए मिस सक्सेना, मैं अपने काम में प्रोफेशनल हूं। उसने पैसे जेब में रखे, फिर अचानक उसकी कमर में हाथ डालकर शरारती मुस्कान के साथ कहा, चलो डार्लिंग, तुम्हारे मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। जैस्मीन कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाई। पैसे दिए हैं तो पूरा पैसा वसूल होना चाहिए। जगन झुका, कपल्स के लिए किस करना नॉर्मल है, चलो प्रैक्टिस कर लें। जैसे ही वह आगे बढ़ा, जैस्मीन ने घबराकर उसे धक्का दे दिया, हाथ फैलाते हुए बोली, पैसे वापस दो, मैं अब बॉयफ्रेंड किराए पर नहीं ले रही। जगन ने नोट लौटा दिया, लेकिन आवाज अब भी उतनी ही ठोस थी, अगर दोबारा पैसे की बात की तो मैं सच में ये डील मान लूंगा। जैस्मीन समझ गई ये आदमी मजाक नहीं कर रहा। डिनर के दौरान रागिनी लखानी को जैसे ही पता चला कि जगन उनकी भतीजी को ले जा रहा है, वह खुशी और झिझक दोनों से भर गई। बख्शी परिवार लखानी परिवार से कई पायदान ऊपर था, इस हिसाब से जैस्मीन वाकई किस्मत वाली थी। इधर जब जगन जैस्मीन के परिवार और दोस्तों के सामने अपने इरादे साफ कर रहा था, उधर वैभव राणा माया दादी के आदेश पर शनाया शाह से दूरी बनाए हुए था। उसने एक हफ्ते तक यह सब बर्दाश्त किया। उस दौरान उसका गुस्सा ऑफिस में फूट पड़ा, कर्मचारी उसकी झुंझलाहट का शिकार बनते गए और अंत में जगन से गुहार लगाने लगे, सर प्लीज वैभव सर को संभालिए, वरना ये ओवरटाइम हमें मार ही डालेगा। जब वैभव काम में डूबता था तो वह मशीन बन जाता था, वो एकदम तेज और बेहद निर्दयी बन जाता था। यहां तक कि जगन के लिए भी उसकी रफ्तार पकड़ पाना मुश्किल हो गया, क्योंकि दिल टूटे इंसान की मेहनत अक्सर खुद को सजा देने का तरीका बन जाती है। वैभव राणा को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके काम में डूब जाने की जिद ने पूरे ऑफिस को मानसिक थकान के कगार पर पहुंचा दिया है। उसे तो बस इतना पता था कि एक हफ्ता बीत चुका है, वह हफ्ता जिसमें उसने खुद को, अपने गुस्से को और अपने टूटे अहंकार को ठंडा करने की कोशिश की थी। मंगलवार था, नई शुरुआत का दिन, और उसी नई शुरुआत के लिए उसने शनाया शाह को मिलने का न्योता भेजा। 7 दिनों के आराम के बाद शनाया के हाथ की चोट पूरी तरह भर चुकी थी, अब वह फिर से गाड़ी चला सकती थी। मुलाकात की जगह वैभव ने खुद तय की थी, दिल्ली होटल की सबसे ऊपर वाली मंजिल, प्रेसिडेंशियल स्वीट। शनाया आज सोनू को भी साथ लाई थी। असल वजह यह थी कि लक्ष्मी के रेस्टोरेंट का रेनोवेशन लगभग पूरा हो चुका था। आने वाले दिनों में लक्ष्मी बहुत व्यस्त रहने वाली थी, इसलिए सोनू की जिम्मेदारी आज शनाया पर आ गई थी। मिसेस राणा होटल के मुख्य द्वार पर जतिन और उसके एक साथी ने देखा कि शनाया गाड़ी से उतरकर सोनू को गोद में उठाए हुए है। जतिन ने आगे बढ़कर सम्मान से अभिवादन किया। सर कहाँ हैं? शनाया ने शांत स्वर में पूछा। वैभव सर ऊपर टॉप फ्लोर पर आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया हमारे साथ आइए। पूरी शालीनता के साथ दोनों उन्हें होटल के भीतर ले गए। कुछ ही मिनटों बाद शनाया सोनू को गोद में लिए भव्य प्रेसिडेंशियल स्वीट में दाखिल हुई। कमरे में एक अजीब सी भारी गंध थी, सिगरेट के धुएं की। दरवाजे की तरफ पीठ किए खिड़की के पास खड़ा था वैभव राणा। आमतौर पर वह बहुत कम धूम्रपान करता था, लेकिन आज एस्ट्रे सिगरेट के टुकड़ों से भरा हुआ था। कॉफी टेबल पर एक मोटा सा पीला लिफाफा भी रखा था, जिसके भीतर क्या है यह अब भी राज था। एक हफ्ते बाद वे आमने सामने थे। शनाया अब खुद को संभाल चुकी थी। वैभव मौसा। सन्नाटे को सबसे पहले सोनू की मासूम आवाज ने तोड़ा। वैभव चौंक कर मुड़ा और तुरंत हाथ में पकड़ी सिगरेट बुझा दी। उसे पता था कि शनाया कमरे में है, बस वह धूम्रपान करते हुए उसके सामने नहीं आना चाहता था। उसे यह अंदाजा नहीं था कि शनाया सोनू के साथ आई है। बच्चे को सेकंड हैंड स्मोक से बचाने की सोच उसके भीतर अब भी जिंदा थी। वह तेजी से आगे बढ़ा, एस्ट्रे उठाकर दूर रख दिया, फिर बालकनी का दरवाजा खोल दिया ताकि ताजी हवा कमरे में भर जाए। शनाया चुपचाप उसके हर छोटे बड़े कदम को देख रही थी। मैं बस थोड़ा बोर हो गया था। वैभव ने सफाई दी। बम, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। कहते हुए उसने सोनू को शनाया की गोद से उठा लिया। लगता है सोनू थोड़ा भारी हो गया है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बैठो शनाया, उसने नरमी से कहा। शनाया सोफे पर बैठ गई। मैं कुछ पीने के लिए लाता हूं। वैभव ने सोनू को नीचे बैठाया, सबके लिए ड्रिंक डाली, सोनू के लिए स्नैक्स निकाले और फिर उसके पास बैठ गया। कुछ पल वो बस शनाया को देखता रहा, फिर उसने कॉफी टेबल से पीला लिफाफा उठाया और उसके ऊपर बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए है। शनाया ने भौहें चढ़ाई। क्या है ये? डाइवोर्स पेपर्स। वैभव के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान आई। ख्वाब देखना बंद करो। शनाया ने लिफाफा थामा। मुझे लगा तुमने मन बदल लिया होगा। वैभव की आवाज इस बार बेहद शांत थी, लगभग विनती जैसी। मैं अपनी संपत्ति तुम्हारे नाम कर रहा हूं ताकि तुम्हें कभी यह महसूस ना हो कि तुम मेरे सामने छोटी हो। वह पल भर रुका। मैं एग्रीमेंट साइन करने को तैयार हूं, बस एक ही शर्त है। शनाया की आंखें उठी। हम अलग नहीं होंगे, डाइवोर्स कभी नहीं। उस लिफाफे में सिर्फ कागज नहीं थे, उसमें उसकी पूरी दुनिया सजी थी। राणा कॉर्पोरेशन के शेयरों से लेकर उसके निजी बैंक खातों तक, मुंबई और दिल्ली में मौजूद रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री तक हर दस्तावेज व्यवस्थित था, जैसे किसी अंतिम फैसले की तैयारी। सब कुछ तुम्हारे नाम करने के कागजात हैं। वैभव ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। कंपनी की इक्विटी तुम्हारी होगी, लेकिन राणा कॉर्पोरेशन मैं तुम्हारी तरफ से संभालूंगा। मुनाफा पूरा तुम्हारा होगा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम करूंगा। उसने एक पल रुककर उसकी आंखों में झांका। अगर तुम्हारे मन में कोई इकोनॉमिक गोल्स है तो मैं उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। वैभव ने आगे जो कहा वह शायद किसी बिजनेस डील से ज्यादा एक अग्रीमेंट था। अगर तुम सहज हो तो हम अभी सारी ट्रांसफर प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। मैं अपने पास कुछ नहीं रखूंगा, यहां तक कि तुम तय कर सकती हो कि मुझे कितना खर्चा देना है। उसकी आवाज थोड़ी भर आ गई। मैं अब तक तुम्हारे सामने सतर्क रहा, सोचता रहा कि शायद तुम मेरे पैसों के पीछे हो। आज मैं सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं, अपने भरोसे के सबूत के तौर पर और माफी के तौर पर भी। अब कोई छुपाव नहीं होगा, कोई झूठ नहीं। शनाया ने उन कागजों को देखा तक नहीं। उसने लिफाफे को बिना खोले ही वापस मेज पर सरका दिया और चुपचाप वैभव को देखती रही। उसकी खामोशी कमरे में भारी पड़ने लगी। कुछ तो बोलो शनाया, वैभव ने बेचैनी से कहा।
तुम क्या सोच रही हो? उसे लग रहा था जैसे वह किसी अंधेरे कमरे में खड़ा है जहां सामने वाले के इरादे दिखाई नहीं देते। फिर शनाया ने लिफाफा उठाया और शांति से उसे वापस वैभव की ओर बढ़ा दिया। वैभव, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। वैभव एकदम घबरा गया। उसने तुरंत उसके हाथ थाम लिए जैसे वह उसे खो देने से डर रहा हो। तो फिर तुम चाहती क्या हो? उसकी आवाज में बेबसी थी। मैं कुछ भी कर सकता हूं शनाया, कुछ भी, उसने लगभग सफाई देते हुए कहा। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अमीर हूं, इसलिए मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर रहा हूं, ताकत का संतुलन बदल रहा हूं, खुद को तुम्हारे नीचे रख रहा हूं। क्या इतना काफी नहीं है? वह सच में उसे अपनी हर चीज देने को तैयार था। शनाया ने धीरे से अपने हाथ छुड़ाए। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर गहरे डर और समझ की परतें थीं। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए वैभव, मुझे तुम पर निर्भर होकर जीना नहीं है। क्या तुम समझ नहीं रहे? उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं बनना चाहती जो हर चीज के लिए तुम पर टिका रहे, एक एक्सेसरी की तरह। एक पल के लिए उसका अतीत आंखों के सामने आ गया। जब सब कुछ ठीक था तब वैभव उसका सबसे बड़ा सहारा था, उसका सुपरमैन। लेकिन अगर वह उसकी मौजूदगी की इतनी आदी हो गई तो अगर कभी यह रिश्ता डगमगाया, वह कहां खड़ी होगी? उनकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। जिंदगी लंबी थी, अनंत। वैभव कह सकता था कि वह हमेशा उससे प्यार करेगा, लेकिन हमेशा एक बहुत बड़ा शब्द होता है। कितने ही रिश्ते सालों बाद टूट जाते हैं। शनाया सिर्फ सतर्क रहना चाहती थी। लेकिन मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूं, वैभव ने लगभग जिद करते हुए कहा। जिंदगी भर, हर हाल में, हर चीज में। वह जानती थी वैभव में काबिलियत थी। उसने हमेशा उसकी समस्याएं सुलझाई थीं। कई मुश्किलें तो बस उसकी सामाजिक हैसियत के कारण ही हवा हो जाती थीं। कुछ देर बाद वैभव ने लिफाफा फिर से उसकी ओर बढ़ा दिया। इसे अपने पास रख लो, जब भी तुम्हारा मन बदले मैं मौजूद हूं। बैंक कार्ड का पासकोड वही है जो घर के खर्चों के लिए दिया था। जो चाहिए ले लेना। उसकी आवाज अब नरम थी, लगभग घरेलू। प्रॉपर्टीज देख लेना जो पसंद आए, और अगर कुछ नया पसंद हो तो वो भी। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, मेरे गैरेज में कई कारें हैं, जो अच्छी लगे चुन लो। लिफाफा फिर से शनाया के सामने था, पर शनाया ने फिर से मना कर दिया, जिस कारण आखिर में वैभव बस हल्का सा मुस्कुराया और उन पेपर्स को लेकर सीधा खिड़की के पास चला गया। तुम इसीलिए मुझसे बच रही हो ना, क्योंकि मैं काफी ज्यादा अमीर हूं? तो फिर क्यों ना मैं खुद को ही गरीब बना लूं। अब मैं ये लिफाफा यहां से फेंक रहा हूं, जो भी इसे पाएगा वो पूरा राणा कॉर्पोरेशन का मालिक कहलाएगा, और मैं बस एक आम नौकर जैसा तुम्हारे सामने था। क्या सच में वैभव वो करने जा रहा? क्या सच में एक शनाया की खातिर पूरे राणा ग्रुप को फेंक देगा? जानने के लिए वैभव राणा पहले से ही अंदाजा लगा चुका था कि शनाया शाह उसका प्रस्ताव ठुकरा देगी। उसके जवाब देने से पहले ही उसने लगभग धमकी भरे लहजे में कह दिया, अगर तुमने ये लिफाफा नहीं लिया तो मैं इन सारे कागजों को खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। तुम इस घर की मुखिया हो, अगर तुम्हें हमारे पारिवारिक एसेट्स की परवाह नहीं है तो मुझे भी क्या फर्क पड़ता है। फिर उसकी आवाज अचानक नरम हो गई। मुझे बस तुमसे मतलब है और किसी चीज से नहीं। शनाया कुछ कह ही नहीं पाई। एक हफ्ते की दूरी के बाद उसे लगा था कि शायद वैभव अब उसकी सोच समझ चुका होगा। जब उसने मिलने को कहा था तो उसे उम्मीद थी कि वह अपना दबंग रवैया थोड़ा कम करेगा, लेकिन उसकी इस धमकी पर शनाया के होठों से बस एक थकी हुई सांस निकली। शेर चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो, शिकार करना नहीं छोड़ता। वह हमेशा से ऐसा ही था, और उससे यह उम्मीद करना कि वह अपवाद बन जाएगी शायद उसकी भूल थी। वैभव राणा बदलने वाला नहीं था, और शनाया को खुद को बदलने की कोई इच्छा नहीं थी। अब एक ही रास्ता बचता था, मुद्दों को एक एक करके सुलझाना। शनाया ने कुछ देर तक उसकी आंखों में देखा, जैसे उसके भीतर तक झांक रही हो। फिर उसने लिफाफा उठाया, उसने उसमें से एक काला कार्ड निकाला और वैभव की ओर बढ़ा दिया। एक पुरुष और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर तुम्हारे पास ब्लैक कार्ड होना चाहिए, ये तुम्हारी हैसियत की पहचान है, उसने शांत स्वर में कहा। यह बैंक कार्ड तुम रखो, बाकी दस्तावेज फिलहाल मेरे पास रहेंगे। असल वजह वह जानती थी, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वैभव सच में उन्हें खिड़की से बाहर फेंक सकता था, और उसे पूरा भरोसा था कि वह ऐसा कर भी देगा। इसे अपनी छोटी सी जीत मानते हुए वैभव ने ब्लैक कार्ड ले लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि उभरी। मैंने घर के खर्चों के लिए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, उसने कहा। जो चाहिए बेझिझक खरीदो, और अपनी बहन से भी पूछ लेना, अगर वह घर लेना चाहती है तो तुम लोग घर देखना शुरू कर सकती हो। वह थोड़ा रुककर बोला, किराए का घर जैसा एहसास नहीं देता। अगर लक्ष्मी के पास पैसे कम पड़े तो हम उसे उधार दे सकते हैं, फैसला तुम्हारा होगा। लक्ष्मी और सोनू दोनों को एक अपना घर मिलना चाहिए। एक हफ्ते की सोच विचार के बाद वैभव ने अपने सारे एसेट्स ट्रांसफर करने का मन बना लिया था। उसका इरादा सिर्फ शनाया को आश्वस्त करना नहीं था, वह उसकी दीदी और भतीजे को भी सहारा देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था शनाया के लिए उसकी बहन और भतीजा सबसे ऊपर थे। शनाया ने धीरे से सिर हिलाया। मेरी बहन ने अपनी सारी जमा पूंजी रेस्टोरेंट में लगा दी है, उसने समझाया। अभी उसके दिमाग में घर खरीदने का कोई प्लान नहीं है। ये बात वह लक्ष्मी से पहले ही कर चुकी थी। अगर लक्ष्मी चाहती तो वह उसे घर के लिए पैसे उधार देने को तैयार थी, और इसके लिए उसे वैभव के पैसों की जरूरत भी नहीं थी। उसकी अपनी बचत इतनी थी कि कम से कम घर की डाउन पेमेंट में मदद कर सके, लेकिन लक्ष्मी ने मना कर दिया था। वह पहले अपने ब्रेकफास्ट बिजनेस को संभालना चाहती थी। अगर सब कुछ ठीक चला तो उसे भरोसा था कि कुछ सालों में वह खुद घर खरीद लेगी। वह बिजनेस और ईएमआई दोनों का बोझ एक साथ उठाकर रिस्क नहीं लेना चाहती थी, खासतौर पर तब जब कामयाबी अभी तय नहीं थी। ऊपर से सोनू की पढ़ाई का भी सवाल था। अगले साल अप्रैल से वह किंडरगार्टन शुरू करने वाला था, और दिल्ली में शुरुआती शिक्षा का खर्च छोटे शहरों की तुलना में काफी ज्यादा था। अब जब शनाया अपनी बहन के साथ रह रही थी, उसने 1 महीने का किराया खुद भर दिया था, जिस पर लक्ष्मी ने नाराजगी जाहिर की। वह बार बार पैसे लौटाने की जिद करती रही, और शनाया को काफी सख्ती दिखानी पड़ी। तब जाकर लक्ष्मी मानी। लक्ष्मी अक्सर कहती थी, मुझे सोनू के लिए मजबूत बनना है, मैं दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकती। वह शनाया की मदद की कदर करती थी, लेकिन यह भी जानती थी कि वह हमेशा अपनी बहन के सहारे नहीं चल सकती। शुभम से अलग होने से पहले उसकी कोई आमदनी नहीं थी, इसीलिए वह घर के खर्चों के लिए शनाया से पैसे ले लेती थी। अब जब उसे अपने जीवन का मकसद मिल गया था, लक्ष्मी ने ठान लिया था कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वह खुद ही आगे बढ़ेगी। शनाया ने वैभव की ओर देखते हुए धीरे से कहा, मैंने अभी प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में नहीं सोचा है। उसका बैंक बैलेंस अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा था, और सच तो यह था इस वक्त उसके सामने घर खरीदने से कहीं ज्यादा जरूरी मसले खड़े थे। ओम, क्या तुम हमारी प्रॉपर्टीज देखना चाहोगी? वैभव राणा की आवाज में हल्की सी झिझक थी,
वह उन घरों की बात कर रहा था जो उसने शादी से पहले खरीदे थे। उसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज आलीशान विला थीं, आगे पीछे हरे भरे गार्डन, खुली धूप और सुकून भरी हवा के साथ। वैभव ने कभी भी यूं ही कहीं निवेश नहीं किया था। उसने वही इलाके चुने थे जो शहर के सबसे बेहतरीन कैचमेंट एरिया माने जाते थे, जहां नामी स्कूल, सुरक्षित माहौल और एक स्थिर भविष्य की गारंटी होती थी। तब वह अविवाहित था, लेकिन वह जानता था एक दिन परिवार शादी के लिए दबाव डालेगा। एक दिन उसका भी अपना परिवार होगा। वह चाहता था कि उसके भविष्य के बच्चों को पढ़ाई के लिए किसी समझौते की जरूरत न पड़े, वे जहां चाहें जैसे चाहें पढ़ सकें। शनाया शाह ने उसकी ओर देखा। क्या तुम काम में बहुत बिजी नहीं रहते? उसने हल्के से संकोच के साथ पूछा। वैभव के चेहरे पर बिना सोचे समझे निकली सच्चाई तैर गई। तुम्हारे साथ होते हुए काम अपने आप पीछे चला जाता है। शनाया ने हल्की सी सांस ली। कम से कम वीकेंड पर तो, जब हम दोनों को काम न करना पड़े, उसने कहा। वह उसका शेड्यूल बिगाड़ना नहीं चाहती थी। वैभव समझ गया। असल में वह बस उसकी प्रतिक्रिया टटोल रहा था। अब जवाब मिल चुका था और उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया, क्योंकि शनाया का उन घरों को देखने के लिए राजी होना इस बात का संकेत था कि वह अब भी उसे अपना पति मानती है। उसकी नजर में वे अब भी एक परिवार थे, भले ही फिलहाल अलग अलग रह रहे हों। ठीक है, वैभव ने तुरंत कहा। शनिवार सुबह मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के घर से लेने आ जाऊंगा। और हाँ, क्या तुम उससे कह दोगी कि मेरे लिए नाश्ता भी बना दे? शनाया के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। जरूर, वैसे भी मेरी बहन तुम्हें बिना खिलाए जाने कहाँ देती है। उसने सहजता से जवाब दिया। वह सोनू को उठाने के लिए खड़ी हुई और बोली, मैं अब चलती हूँ, तुम वापस अपने काम पर लग जाओ। वैभव भी जल्दी से खड़ा हो गया। उसकी आवाज में उम्मीद साफ झलक रही थी। क्या हम साथ लंच कर सकते हैं? उसने घड़ी की ओर देखा। अभी तो 10 ही बजे थे, लंच में 2 घंटे बाकी थे। वैसे भी उसके लिए समय कभी सख्त नियम नहीं रहा था। नहीं, शनाया ने सिर हिलाया। मुझे सोनू को लक्ष्मी के पास छोड़ना है। फिर वो रुकी। अपना ख्याल रखना, ज्यादा काम मत करना, और शराब, उससे दूर रहना। नशे में कुछ ऐसा कह देना जिसे बाद में संभालना पड़े, अच्छा नहीं होता। वैभव एक पल के लिए चुप रह गया। क्या किसी ने उसे बता दिया था? क्या किसी ने उसके नशे में कहे शब्दों की चुगली कर दी? नहीं, सच यह था कि पहले भी जब वह जलन में होता था तो शराब के असर में शनाया से बहुत कुछ कह और कर चुका था। वह जानती थी शराब वैभव को ज्यादा बोलने वाला बना देती है। ये लो, वैभव ने अचानक कहा। उसने लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया जिसमें उसकी पूरी संपत्ति से जुड़े कागजात थे। शनाया ने उसकी आंखों में झांका, कुछ पल रुकी, फिर लिफाफा ले लिया। दोनों साथ चलते हुए वह सोनू को गोद में लिए उस भव्य प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकली। सोनू को नीचे तक मैं ले चलता हूं, वैभव ने कहा, और बच्चे को उसकी बाहों से ले लिया। वो तुम्हारे लिए थोड़ा भारी हो गया है। वे दोनों लिफ्ट में सवार हुए। हाथ अब कैसा है? वैभव ने नरमी से पूछा। लगभग ठीक हो गया है, शनाया ने जवाब दिया। कल से मैंने अपने क्राफ्ट का काम फिर शुरू कर दिया है। पिछले महीने के ऑर्डर्स थे, उन्हें जल्दी पूरा करना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने क्लाइंट से बात की। जो इंतजार कर सकते थे उनके ऑर्डर रख लिए, और जो नहीं कर सकते थे उन्हें रिफंड कर दिया। ज्यादातर ग्राहक वैभव या उसके जान पहचान वालों के जरिए आए थे, इसलिए उन्हें जल्दी नहीं थी। बहुत कम लोगों ने पैसे वापस लिए। खुद को इतना मत थकाया करो, वैभव ने चिंता से कहा। सच कहें तो वह आज भी नहीं समझ पाता था, जब वह उसे एक शाही जिंदगी दे सकता था तो शनाया खुद को इस कदर क्यों खपा रही थी। उसकी 1 महीने की कमाई उसकी मां तान्या के एक हैंडबैग की कीमत भी नहीं थी। तान्या ने जिंदगी में कभी नौकरी नहीं की थी। वह एक अमीर घर से आई थी। उसने बस अपनी विरासत को समझदारी से संभाला और उसी से बड़ा मुनाफा कमाया। लेकिन शनाया, वह अलग थी, और शायद यही बात वैभव राणा को सबसे ज्यादा उलझाती भी थी और सबसे ज्यादा उसकी ओर खींचती भी। तभी वैभव राणा को पहली बार यह साफ समझ में आया कि आत्मनिर्भरता के भी अलग अलग स्तर होते हैं। अगर शनाया शाह के पास अपना काम न होता तो वह भी कभी लक्ष्मी जैसी स्थिति में आ जाती, तलाक से पहले की लक्ष्मी, जो पूरी तरह पति की आर्थिक मदद पर निर्भर थी। और यह निर्भरता एक दिन बोझ बन सकती थी। यह सच वैभव को अब जाकर समझ आया। शनाया उसकी मां तान्या जैसी नहीं थी। तान्या एक अमीर परिवार से निकलकर दूसरे अमीर परिवार में आई थी। भले ही उन्होंने कभी नौकरी न की हो, लेकिन पारिवारिक ट्रस्ट, विरासत और निवेश से उनकी अपनी आर्थिक पहचान थी। तान्या ने एक बार बताया था कि शादी से पहले उसके माता पिता को डर था कि कहीं वह ससुराल में दब न जाए। इसी डर को खत्म करने के लिए उन्होंने तान्या को परिवार की संपत्ति को मेन बेनिफिशियरी बना दिया था। वक्त के साथ तान्या की अपनी कंपनी खड़ी हुई, जो आगे चलकर एक पब्लिकली लिस्टेड कॉर्पोरेशन बनी। आज वह अरबों का कारोबार संभालती थी। और उसी पल वैभव को समझ आया कि शनाया क्यों खुद के लिए समय चाहती है, क्यों वह उसके सामाजिक दायरे में धीरे धीरे जगह बनाना चाहती है। शनाया मुस्कुराई। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, उसने नरमी से कहा, और तुम्हें भी रखना चाहिए। काफी समय बाद वैभव ने उसकी मुस्कान देखी थी। वह मुस्कान जैसे किसी ठंडी जमी हुई रात में अचानक धूप निकल आए। उसका हाथ अपने आप उठने को हुआ कि वह उसके गाल छू ले, लेकिन उसने अपनी तड़प आंखों में ही छुपा ली। गंभीर भर्राई हुई आवाज में वह बोला, शनाया, तुम्हारी मुस्कान मेरे ठंडे दिल को पिघला देने वाली धूप है। लिफ्ट में उनके अलावा कोई नहीं था। अगले ही पल वैभव ने शनाया और सोनू दोनों को अपने बाजू में समेट लिया। बीच में फंसा सोनू उसके सीने से चिपक गया। वैभव ने बिना और सोचे शनाया के लाल होंठों पर अपने होंठ रख दिए। होंठ मिलते ही उसके सीने से एक लंबी सांस निकल गई। वह इस पल को एक हफ्ते से तरस रहा था, लेकिन सोनू ने उस पल को तोड़ दिया। बीच में दबा सोनू सांस न आने से तड़पने लगा और जोर जोर से हिलने लगा। आखिरकार वैभव को उसे छोड़ना पड़ा। अगले ही पल वह ऐसे मासूम चेहरे के साथ खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो सोनू को संभालते हुए उसने पूछा, सोनू क्या हुआ? सोनू ने अपने मौसा के गंभीर चेहरे को देखा। कई बार मुंह खोला, लेकिन कुछ कह ही नहीं पाया। उसकी उलझन भरी शक्ल वैभव को बहुत भा गई। वह मुस्कुराया, सोनू के गालों पर प्यार से किस किया और बोला, मुझे तुम बहुत पसंद हो सोनू। उसके मन में एक ख्याल आया, अगर उसका और शनाया का बेटा इतना ही प्यारा हुआ तो शायद वह नींद में भी मुस्कुराएगा। हालांकि बेटी भी होती तो वह भी कमाल की होती। शनाया, वैभव ने अचानक पूछा, तुमने हाल ही में हेल्थ चेकअप करवाया है? उसके जहन में उनकी पहली रात अनायास उभर आई। क्या हुआ? भले ही उनके बीच सब ठीक नहीं था, भले ही वह अपनी बहन के साथ रह रही थी, लेकिन अगर वह गर्भवती होती तो यह ईश्वर का संकेत होता, एक ऐसा मोड़ जो सब बदल सकता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शनाया ने सहजता से कहा। मैं साल में एक बार चेकअप करवा लेती हूँ। वह उसके मन की गहराई नहीं समझ पाई। आमतौर पर कब? वैभव ने फिर पूछा। गर्मियों की छुट्टियों में, उसने जवाब दिया। उस समय काम थोड़ा धीमा होता है तो चेकअप से कमाई पर असर नहीं पड़ता। वैभव निरुत्तर रह गया। अभी दिसंबर चल रहा था।
अगर वह गर्भवती होती तो गर्मियों तक सब साफ नजर आने लगता। वह इतना इंतजार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह सीधे यह भी नहीं कह सकता था कि वह प्रेगनेंसी टेस्ट कराए। इसी बीच लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। दरवाजे खुलते ही शनाया गोद में सोनू लिए तेजी से बाहर निकली। वैभव तुरंत उसके पीछे पीछे हो लिया। दिल्ली के उस आलीशान होटल के कर्मचारी यह दृश्य देखते रह गए। सीईओ की पत्नी आगे आगे चल रही थी, बच्चे को गोद में लिया, और सीईओ उसके पीछे परछाई की तरह। शनाया शाह सोनू को गोद में लेकर कार तक आई। उसने कार का दरवाजा खोला, सोनू को उसके चाइल्ड सीट पर बिठाया, सीट बेल्ट ठीक से लगाई। जब वह सीधी हुई तो देखा वैभव राणा ठीक उसके पीछे खड़ा था। उसकी मौजूदगी अब भी उतनी ही भारी लगती थी। मुझे जाना होगा, शनाया ने शांत स्वर में कहा। वैभव ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा। उस नजर में बहुत कुछ था, पछतावा, चाहत और वह अधूरापन जो पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच पसरा हुआ था। ठीक है, उसने आखिर कहा। फिर उसकी नजर अनायास ही कार के सामने वाले बम्पर पर चली गई। तुम्हें कोई दूसरी कार इस्तेमाल करनी चाहिए, उसने लगभग औपचारिक अंदाज में कहा। तब तक शनाया कार में बैठ चुकी थी। इंजन स्टार्ट करते हुए उसने शीशा नीचे किया और बोली, ये वही पहली कार है जो तुमने मुझे दी थी। उसके शब्द सीधे वैभव के दिल में चुभ गए। उसका चेहरा सख्त हो गया। अगले ही पल कार आगे बढ़ गई। शनाया चली गई और वैभव वहीं खड़ा रह गया, उस कार को तब तक देखते हुए जब तक वह नजर से ओझल नहीं हो गई। थोड़ी दूरी पर जतिन और बाकी सुरक्षाकर्मी खड़े थे। कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन दोनों के बीच जो दूरी थी वह किसी झगड़े से कम नहीं थी। पहले वाली गर्माहट, वह सहज अपनापन, सब जैसे हवा हो गया था। जब कार पूरी तरह ओझल हो गई, वैभव ने हाथ उठाकर इशारा किया। सुरक्षा टीम पास आई। ऑफिस, उसने संक्षेप में कहा। जतिन ने ड्राइवर को कार लाने का संकेत दिया। वैभव अपनी रोल्स रॉयस में बैठा और सुरक्षा काफिले के साथ दफ्तर की ओर लौट गया। इधर शनाया अपनी बहन लक्ष्मी के ब्रेकफास्ट डाइनर पहुंची। रेस्टोरेंट का रिनोवेशन लगभग पूरा हो चुका था। अब बस फर्नीचर जमाना था, थोड़ी सफाई करनी थी और फिर उद्घाटन। लक्ष्मी को बस एक शुभ दिन तय करना था। दुकान के बाहर लगा बोर्ड, ऑल यू कैन ईट। भले ही थोड़ा साधारण लगे, लेकिन आम लोगों को यही पसंद आता था। गली हमेशा चहल पहल से भरी रहती थी। चारों तरफ फास्ट फूड और नाश्ते की दुकानों की कतार। आसपास के दुकानदार लक्ष्मी के रेस्टोरेंट को लेकर काफी उत्सुक थे। क्या वह उनकी नई प्रतिस्पर्धी बनने वाली थी? कुछ लोग तो सीधे आकर पूछ भी चुके थे। लक्ष्मी ने ईमानदारी से बताया था कि वह फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में उतर रही है। बाद में वही दुकानदार धीमी बिक्री और बढ़ती प्रतिस्पर्धा की कहानियां लेकर आते और लक्ष्मी बस मुस्कुरा देती, अपनी राय दिए बिना। जब उसने यह जगह चुनी थी तो उसने पूरा सर्वे किया था। हाँ, दुकानों की भरमार थी, लेकिन लोगों की आवाजाही भी उतनी ही ज्यादा। यही रास्ता रावत कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों का भी था। हालांकि कंपनी में कैंटीन थी, लेकिन कर्मचारियों को बाहर खाने या टिफिन लाने पर सब्सिडी मिलती थी। कई लोग रोज रोज कैंटीन का खाना खाकर ऊब चुके थे, इसलिए बाहर खाना पसंद करते थे। पास ही एक हाई स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल और 2 किंडरगार्टन भी थे। अगर खाना अच्छा हो और मेहनत सच्ची तो यहाँ कमाई की पूरी गुंजाइश थी। लक्ष्मी दूसरों से ज्यादा भाग्यशाली थी। किराया कम था। दिग्विजय ने उसे रियायती दर पर जगह दिलाई थी। 15 साल की उम्र से घर संभालने और खाना बनाने वाली लक्ष्मी अपने हुनर पर भरोसा रखती थी। ऑल यू कैन ईट चलकर रहेगा, मुझे पूरा यकीन था। टेबल पहुंचते हुए उसकी नजर बाहर पड़ी। पार्किंग में शनाया की कार आकर रुकी थी। लक्ष्मी के होठों पर अनायास ही एक हल्की मुस्कान आ गई।